अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान ईशा अदना और मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी आपकी तबीयत और सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, गर्मी बहुत ज़्यादा है और उस गर्मी के असरात बहुत शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं, ख़ासतौर पे पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूँ ना हो कि आप जज्बात में आके जानवरों को खिलाने के लिए या फिर ख़रीदारी के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर तेज़ धूप में चले जाएं, फिर आपको गर्मी लग जाए, उसके असरात का सामना और फिर आपकी ईद भी जो है वो चौपट हो जाए। बिल्कुल जी। तो तेज़ धूप है, हब्स है, गर्म हवाएं रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर कर रही हैं और ऐसे मौसम में अपनी सेहत का, जिसका जुनैद भी कह रहे हैं, ख्याल रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मामूली लापरवाही भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन और दीगर मौसमी बीमारियों का सबब बन सकती है। तो ख़ास तौर पर इस ईद उल अज़हा की मसरूफियत में बाज़ारों में जाते वक्त ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बाज़ारों की रौनकें हैं, घरेलू काम भी हैं और इस दौरान आपने जानवरों का ख्याल भी रखना है। तो अपने बच्चों को भी, खुद को भी डिहाइड्रेट रखें और अपने आप को गर्म होने से बचाएं। डिहाइड्रेट होने से बचाएं और हाइड्रेशन को आप जो है वो यकीनी बनाएं, क्योंकि पानी का इस्तेमाल एक तो बार बार करें और नींबू पानी इस्तेमाल कर लें, मिंट वाटर इस्तेमाल कर लें। साथ ही साथ आपने सायादार दरख्तों का इंतखाब अपने जानवरों के लिए भी करना है। फालसे का मौसम है, फालसे का शरबत या इमली आलू बुखारे का शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मशरूबात जो कि केमिकल से पाक हों, फिजी ड्रिंक से खुद को बचाइए। बहरहाल माहिरीन ये कहते हैं कि पानी पीना, धूप में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करना, हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और ये सारा कुछ करके आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। इस पर बात करेंगे। ख़ासतौर पर जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको ख़ास तौर पे इस एहतियात की ज़रूरत होगी। तो इस पर तफसील से आगे चल के भी बात करेंगे। अभी आते हैं टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ नाज़रीन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि ईद कुर्बान में अब 2 रोज़ बाकी रह चुके हैं। तो मवेशी मंडियों में ख़रीदारों का रश भी बढ़ता जा रहा है। मवेशी मंडियों में भारी भरकम खूबसूरत जानवरों की आमद हो चुकी है और भाव ताव भी जारी है। कौन किसको राम करता है, ख़रीदार या फिर व्यापारी, कौन किस पे सबकत हासिल करता है, इस पर भी बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। और उसके बाद बात करेंगे फ्रीज किया हुआ गोश्त कब नुकसानदेह हो जाता है। ईद के दिनों में मैदे की तेज़ाबियत और भारीपन से बचने के लिए क्या किया जाए और कितनी देर तक गोश्त को फ्रीज रखा जा सकता है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे, हेल्थ एक्सपर्ट होंगे, उन्हीं से जानेंगे कि तरीक़ाकार क्या हो सकता है जी। और फिर बात होगी, पोस्ट शेयर करना आसान है, किसी का दर्द बांटना बहुत ही मुश्किल। ऐसा क्यों हो चुका है? क्यों आजकल ऑनलाइन हमदर्दी बढ़ गई है मगर हकीकी अपनायत कम हो गई है? आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रुफ़का आपके वक्त के मुंतज़िर होते हैं, आपकी थपकी, आपके एहसास के मुंतज़िर होते हैं, लेकिन आप दूर बैठे हुए अपने से बहुत ही कोसों दूर लोगों को तो आप अपनी हमदर्दी या अखलाक भी दिखाते हैं, लेकिन जिन आपके करीबी लोगों को, दोस्तों को, प्यारों को आपकी अपनायत की ज़रूरत होती है, वो उससे महरूम रहते हैं। तो इसका सद्देबाब कैसे मुमकिन है? किस तरह से अपने रवैयों को तब्दील करें? इस पर माहिरीन की राय शामिल करें। उसके बाद बात होगी हीट स्ट्रोक क्या है, गर्मियों में हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, कौन से ऐसे ड्रिंक्स, कौन से मशरूबात हैं जो कि इस्तेमाल करने से आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। अपने सर पर गीला कपड़ा रखना और सायादार दरख्तों के नीचे रहना, सायादार जगह में रहना, इस सब पर भी तफसील से बात करेंगे कि हीट स्ट्रोक से किस तरह से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और फिर बात होगी, कुर्बानी की असल फजीलत क्या है, इसका मकसद क्या बयान किया गया है, कुरान और हदीस की रोशनी में कुर्बानी के जानवर की नमूद नुमाइश कैसा अमल है। क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और हम देखते हैं कि हर कोई इसी दौड़ में लगा हुआ है कि वो खूबसूरत जानवर लेकर आए, महंगा जानवर लेकर आए और फिर उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियोस शेयर की जाएं। तो हमें दूसरों का भी एहसास करना है, इस रेस को कैसे हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। लेकिन जो हमारा पहला टॉपिक है नाज़रीन, वो बहुत ही अहम है ईद की मुनासबत से, ख़ास तौर पे क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है और सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। हर तरफ कुर्बानी की तैयारियां जारी हैं, बाज़ारों की रौनकें और घरों में खुशियों का समा है। लेकिन इन्हीं खुशियों के दौरान एक बहुत अहम पहलू ये है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ये है कि हमारी सेहत और कुर्बानी के गोश्त की दुरुस्त हिफाजत किस तरह से हो सकती है। क्या साल साल उसको फ्रीज़ करके खाएंगे तो तभी उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? बिल्कुल। और इस मौके पर जहां हर घर में गोश्त की फरावानी होगी, वहीं पर यह समझना भी ज़रूरी है कि इसे महफूज और मतवाज़न तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही ईद कुर्बान करीब आती है या ईद का मौका होता है तो लोग जो है वो अपनी अंगीठियाँ सीख तिक्के के लिए जो है वो तैयार करना शुरू कर देते हैं और फिर साथ ही साथ पैकेट्स खरीदना शुरू कर देते हैं, नई फ्रिजें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो कब तक आप फ्रीज रख सकते हैं, तरीक़ाकार क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर शहजाद बसरा हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वेलकम टू शो कहेंगे। बसरा साहब
साहब आपको। और बसरा साहब, बहुत मुफीद मशवरे होते हैं आपके पास। इस ईद पे भी कहीं हम फ़ायदे की बजाय नुकसान ना उठा रहे हों, कहीं हम गोश्त को गलत तरीके से फ्रीज़ करने के बाद हम खा रहे हों और हम बीमार पड़ रहे हों। क्या तरीक़ाकार हो सकता है और कब तक फ्रीज़ रखा जा सकता है, कब तक फ्रीज़ किया हुआ गोश्त खाया जा सकता है और नुकसान नहीं देगा? जी बिल्कुल, गोश्त को आप फ्रीज कर सकते हैं और फ्रीज करना भी चाहिए। पहले जमाने में फ्रीजर नहीं होते थे, तो कुर्बानी करने के बाद आपको चंद घंटे के अंदर अंदर उसको तकसीम करना होता था। तो वो उस तकसीम के लिए फिर उसकी बहुत सारी, आपको पता है कि आप सारे का सारा आप 100 ऊँट कुर्बान करते हैं अल्लाह की राह में, एक बोटी भी घर ना लेके आए, या आप उसमें 3 हिस्से कर लें। इसकी मुख्तलिफ रवायात है, इसका मजहबी पहलू तो उलमा ही बेहतर बताएंगे। लेकिन आपके हिस्से का जितना भी गोश्त है उसको आप जरूरी नहीं कि उसी दिन आप सारा पका लें, उसी दिन बांट लें। आपके पास फ्रीजर अब मौजूद है, उसने बैक्टीरिया को कम करना होता है और उसके अंदर आप कितनी देर गोश्त रख सकते हैं। जो कच्चा गोश्त है और उसको जिपर के अंदर रखा है, और आपकी अगर बिजली ज्यादा बंद नहीं होती, तो रिसर्च ये कहती है कि 6 माह से 1 साल तक वो गोश्त बिल्कुल महफूज रह सकता है। लेकिन जो पका हुआ है उसे 2 से 3 माह से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर आपने कीमा किया हुआ है उसको भी आप 2 से 3 माह से ज्यादा नहीं रख सकते। तो ये जो है ना कि हमने शायद अपने हिस्से का गोश्त जो है ना उसको फ्रिज में क्यों रख लिया है, को बहुत गुनाह कर लिया है, हरगिज़ नहीं। आप अपने हिस्से का गोश्त, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं 3 जानवर कुर्बान करता हूँ, एक बांट देता हूँ, एक अजीजों खिला देता हूँ, तो पूरे का पूरा भी मैं फ्रीज कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है और फ्रीज करने में कोई मुज़ायका नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी बार बार बिजली बंद हो रही है तो बार बार थाइंग फ्रीजिंग जो होती है, एक दफा जब उसकी थाइंग हो जाएगी उसके बाद उसको फिर यूज कर लें, फिर दोबारा फ्रीज हरगिज़ ना करें। खा उसको 2 दिन हुए या 10 दिन हुए या महीना हो गया, उसके अंदर ऐसे बैक्टीरिया बन जाएंगे कि जो मरते नहीं है, सिर्फ वो इनएक्टिव होते हैं। जो ही दोबारा वो गोश्त निकालेंगे जब, तो वो बैक्टीरिया बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई करके आपको बीमार कर सकते हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, क्योंकि लोड शेडिंग का मसला तो पूरे पाकिस्तान में दरपेश है। लेकिन पुराने ज़माने की अगर बात करें बसर साहब, तो ड्राई मीट या सूखा गोश्त वो भी कहा जाता है कि एक तो टेस्ट में भी बड़ा ज़बरदस्त होता था, उसके अंदर से नमी को, मॉइस्चर को निकाल दिया जाता था, और वो भी काफ़ी अरसे तक उसको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो वो तरीक़ाकार क्या है और अब भी कर सकते हैं? जी, अब भी देखिए, वो जो लोग आमतौर पे जिसे हम टपरी वासन कहते हैं, ये जो खाना बदोश लोग हैं, वो जो घरों से वाले दिन इतना ज्यादा गोश्त इकट्ठा करते हैं, वो खाते तो नहीं है उसको उन्होंने रस्सियों के ऊपर वो बारीक बारीक कतले करके उसको लटका देते हैं। जो उसकी चर्बी होती है उसको पिघला के उसका तलो बना लेते हैं। वो भी अब साबित है कि तलो भी इतना बुरा नहीं है, वो एक अच्छा कुकिंग के लिए है। और दूसरा, गोश्त को वो सुखा लेते हैं और उसको वो लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं। वो प्रैक्टिस अब भी जो खाना बदोश लोग वो करते हैं, आम लोग तो शायद ही वो करते हो। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अफादियत फिर किसकी है? क्योंकि बताया जाता है कि जब जो पानी नमी होती है, जब वो ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा नहीं हो सकता। तो एक तो गोश्त जो है वो वैसे ही महफूज हो गया, फिर उसके बाद जब बैक्टीरिया पैदा नहीं होता तो क्या उसकी अफादियत भी रहती है? क्योंकि उसका मॉइस्चर भी सारा खत्म हो चुका होता है, वो सूख चुका होता है, लेकिन जब पकता है तो बिल्कुल फ्रेश लगता है। तो अफादियत में जो फ्रीज़ किया हुआ गोश्त है उसकी अफादियत ज़्यादा है, उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, न्यूट्रिशन ज़्यादा है, या फिर ड्राई किए हुए में? अच्छा, ये भी एक बड़ी मजेदार स्टडी है, ये बाकायदा पूरी रिसर्च बेस में बात कर रहा हूँ। कुर्बानी के फौरन बाद अगर आप बगैर फ्रीज किए हुए गोश्त पकाएं, उससे वो कहीं ज्यादा बेहतर है। जो कम से कम 1 या 2 दिन फ्रीज करने के बाद पकाएंगे तो उसमें कुदरती तौर पे गोश्त के अंदर कंट्रैक्शन होती है और पोस्टमार्टम उसके अंदर चेंजेस आती हैं। वो जो चेंजेस है वो अच्छी चेंजेस है, वो होनी चाहिए, वो फ्रीजिंग के दौरान हो जाती है। यानी 1 या 2 दिन के बाद आपने पकाना है, वो न्यूट्रिशन वाइज वो पहले दिन से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये इसी वजह से जब हम पहले दिन खाते हैं तो वो बहुत भारीपन होता है। वो आप सोच तो ये रहे होते हैं कि 1-1 किलो खा जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन वाले पे आपकी बस हो जाती है। तो ये आप जो रीज़न बता रहे हैं बसर साहब, ये वही उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि जो पोस्टमार्टम है ना, गोश्त के अंदर उसके टेक्सचर के अंदर तब्दीलियां आती हैं। जानवर ज़िबा होता है ना, उसके बाद उसको एक प्रोसेस चाहिए। उस प्रोसेस में कम से कम 24 से 48 घंटे लगते हैं, वो गोश्त फिर वो पकने के काबिल हो जाता है। लेकिन जिस पहलू को हम इग्नोर कर रहे हैं, 5 बीमारियां ऐसी हैं जो ईद के फौरन बाद हर घर पे हो जाती हैं। एक पेट की बीमारी,
यूरिक एसिड बीमारी, तीसरी किडनीज की बीमारी, ओह। चौथी दांतों की बीमारियां, और पांचवी ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं। आईबीएस के पेशेंट है, उनको इतना गोश्त डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो अचानक लोगों को आइडेंटिफाई होती हैं ये बीमारियां कि जब वो ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा गोश्त खाते हैं, तो वो गोश्त, ज्यादा जो गोश्त है उनका हम तो चिकन वगैरह खाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब हम मटन या बीफ खाते हैं तो उसके अंदर प्योरीन्स भी ज्यादा है, वो प्योरीन यूरिक एसिड में बदलते हैं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कहीं थोड़ा बहुत यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, उनका कहीं बढ़ जाता है। जिनके किडनीज का मसला, तो उन्हें पता ही नहीं हम गुर्दों के मरीज हैं। तो जब इतना ज्यादा गोश्त खाते हैं तो उसके अंदर जो यूरिया इतना बन जाता है, तो वो यूरिया किसने रिलीज करना है? वो किडनी से एक्सक्रीट करना है। किडनी के ऊपर प्रेशर आता है तो अचानक उन्हें आइडेंटिफाई होता है कि वो तो बेचारे गुर्दों के मरीज हैं। तो इसी हम तरह बसर जो साहब IBS इसके के इन पेशेंट सारे हैं, पहलुओं पर वन बाय वन अगर थोड़ी सी डिटेल बात कर लें तो मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो हम आगाज़ कर लेते हैं। एक तो किडनियों के मर्ज़ के लिए गोश्त की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और कितना वो खा सकते हैं मैक्सिमम दिन के अंदर, उसके बाद फिर जो है वो हम कोलेस्ट्रॉल के और बाकी सारों के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए जी, एक जो खाना है ना आपका, एक मील, उस एक मील के अंदर वो लोग जो जिम्नास्ट हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उन्हें कहते हैं 20 से 25 ग्राम प्रोटीन लें। और वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी प्रोटीन जो है ना वो गोश्त से आनी है। अब गोश्त के अंदर आपको 30-35% मिलती है, यानी कि वही आपने कुछ 100 ग्राम के करीब अगर वो बोटियां खा ली हैं, वो एक मील में काफी है, एक मील में। लेकिन जब ईद का दिन आता है तो आप उसमें परहेज नहीं करते, आप उसमें ज्यादा खा लेते हो। तो वो जब ज्यादा खाते हो तो ज्यादा जो गोश्त है आपने खाया है, वो सारे के सारा आपके जिस्म के अंदर तो नहीं जा रहा, वो सारे के सारा यूज तो नहीं हो रहा। जिस्म उससे एनर्जी लेने के लिए उसको ग्लूकोज में भी इवन बदल देता है। लेकिन ग्लूकोज आपने साथ बहुत खाया, आपने ड्रिंक्स पिए हैं, आपने मीठे खाए हैं, तो जिस्म को तो एनर्जी की ऑलरेडी बल्कि ज्यादती है, तो फिर क्या करेगा? फिर वो एक्स्ट्रा जो गोश्त है वो यूरिया में और दूसरे अनवांटेड कंपाउंड्स में बना के जिस्म से निकालता है, यानी कि वो ज्यादा गोश्त आपके जिस्म को फायदा दे ही नहीं रहा। तो इसलिए एक जो खाना है उसके अंदर 3 से 4 बोटियां बहुत हैं। और ये जुनैद साहब आपके लिए भी मशवरा है कि 3 से 4 बोटियों से ऊपर आपने एक सर्विंग जो मील है उसके अंदर खाना, इससे ज़्यादा बहुत बड़ी आजमाइश हो जाएगी। चलें, मैं तो कर लूँगा, बाकी पूरा पाकिस्तान किस तरह से मैनेज करेगा, बल्कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो इस ईद के ऊपर भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा बसर साहब, थोड़ा सा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, पूरा साल जो हम मीट खाते हैं, ख़ासतौर पे मटन जो खाते हैं, उसमें और इसमें इतना फ़र्क क्यों महसूस होता है? वो तो हम अच्छा खासा, मतलब आधा किलो तो एक बंदा हंस के खा लेता है, ये इतना ज़्यादा क्यों नहीं खाया जाता? दूसरी चीज़ ये कि पकाने में सबसे बेहतर कौन सा तरीका हो सकता है जिसकी अफादियत हो, जो कि नुकसानदेह कम हो? क्या मिर्च मसालों के साथ जो हमारा रिवायती तरीका है पाकिस्तान का वो बेहतर रहेगा, बारबेक्यू या जो फ्रायर होता है, जो एयर फ्रायर के होता है, उसके अंदर, ये सब, इन सब में से बेहतर कौन सा है? स्टीम तरीका, इन सब में से अफादियत किसकी बाकी रह जाएगी गोश्त पकाने में? देखिए, जो आम तौर पे हम गोश्त खाते हैं ना, वो लीन बकरे होते हैं, उनके अंदर ज्यादा चर्बी नहीं होती। वो आमतौर पे मीट के लिए वो पाले होते हैं, उसके अंदर ज्यादा चर्बी नहीं होती, और वो एक टाइम, अब दिन में ज्यादा एक दफा ही खाते हैं, और उसको खास तरीके से पकाया जाता है, इसलिए वो ज्यादा भारी फील नहीं होता। ईद के ऊपर जो ज्यादातर कुर्बानी की जाती है, ये मोटे ताजे जानवरों की जाती है जिसके अंदर चर्बी बहुत होती है, तो उस चर्बी के साथ वो हैवी भी हो जाता है। और दूसरा एक जो हर तरफ जब गोश्त देख के ना, कोई चीज देख के आपका दिल वैसे ही भर जाता है, और फिर आपको जब दोपहर के अलावा रात को भी गोश्त नजर आए, अगले दिन फिर गोश्त नजर आए, फिर गोश्त नजर आए, बार बार, फिर आपका दिल भर जाता है। एक तो रीजन ये है, वरना ये ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि ये आमतौर पे आप बड़ा देख के सेहतमंद जानवर लेके आते हैं, ये ज्यादा सेहत बख्श है। फिर ये जितना आपने थोड़ा सा खाना है खा ले, बाकी प्रॉपरली जिपर में फ्रीज करें, वो फ्रीज करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में एक दो दफा निकाल के आप खाते रहेंगे, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो बसरा साहब, पकाएं कैसे? किस तरह के तरीके, जो जुनैद भी पूछ रहे थे, किस तरीके से पका हुआ ज़्यादा अफादियत वाला होता है? यानी कि ग्रिल कर लिया जाए उसको बारबेक्यू में, या फिर ईद वाला गोश्त का जो माहिरीन ये कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि उसके साथ जो चर्बी है उसको उतारा ना जाए, उसी चर्बी के अंदर उसको पकाया जाए, तो वो ज्यादा हेल्दी है। आप एडिशनल घी डालने की जरूरत ही नहीं, जितना आप एडिशनल दूसरा एक्सटर्नल घी या ऑयल डालेंगे वो उसकी क्वालिटी को कम करेगा, उसको ही करें। और दूसरा ये किया जाता है कि खाली आप बॉयल भी कर लेते हैं।
अगर आपको ज्यादा फैट नहीं पसंद तो उतार दे। जब आप ठीक है। बॉयल करते हो सिर्फ नमक के साथ, उससे भी ये है कि फैट सारी ऊपर आ जाती है, आप उसको भी रिमूव करके बाकी जो नीचे बचा है गोश्त, उसको बगैर ऑयल के अगर आप ज्यादा भी खाना चाहते हो तो वो उस तरीके से भी खा सकते हैं। बाकी हमारी डिशें हैं, वो आप कबाब भी बना सकते हो, आप सालन भी बना सकते हो, आप बारबेक्यू भी कर सकते हो। लेकिन मसला वो ये है कि जब आप जितनी ज्यादा डिशें बनाते हो उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत मैटर करती है। आपके पास अब कबाब भी बने हैं, सालन भी बने हैं, बारबेक्यू बने हैं। अब आपने 3-4 बोटियों तक तो रहना नहीं, फिर आप 3-4 प्लेटें खाते हैं। जब वो इतनी प्लेटें खाते हैं तो हर बंदे का डाइजेस्टिव सिस्टम, हर बंदे का वर्कआउट इतना नहीं है कि उसको वो अपनी बॉडी के लिहाज से एडजस्ट करे, वो किसी ना किसी बीमारी का, किसी ना किसी मसले का वो शिकार हो जाता है। तो मॉडरेशन इज द बेस्ट प्रिंसिपल। अच्छा बसरा साहब, कलेजी आप कह रहे थे कि जो दूसरे दिन पकाया जाता है कुर्बानी का गोश्त वो ज़्यादा बेहतर रहता है बजाय इसके कि फ़ौरन जो कुर्बानी होके आ रही है हम वो पकाते हैं और वो इसलिए भारीपन भी हमें फील करता है। तो अगर हम कलेजी पका रहे हैं तो पहली डिश ही कलेजी होती है। अच्छा, लोगों का बस नहीं चल रहा होता कि खड़े बकरे के अंदर से ना कलेजी हाथ डाल के निकाल लें, पहले कलेजी पक जाए और उसके बाद बकरे को जो है ना वो तैयार किया जाए या उसकी कुर्बानी की जाए। इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि मस्जिद में मर्द हजरात नमाज़ पढ़ने गए हैं तो उनको होता है कि घर पहुंचने तक कलेजी तैयार होनी चाहिए। तो क्या फिर किया जाए? कलेजी को भी क्या दूसरे दिन तैयार करना चाहिए? और कलेजी में क्योंकि ब्लड होता है पूरा, वो एक ब्लड बैंक होता है, तो उसको किस तरीके से साफ़ किया जाए और फिर वो हार्ड भी ना हो और उसकी लज्जत भी बरकरार रहे, स्मेल भी ख़त्म हो जाए? देखें, कलेजी जो है ये आयरन का सबसे बड़ा सोर्स है। किसी को जो भी अनीमिक है, खास तौर पे खवातीन को जिनके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है, तो उनके लिए जो फूड रिकमेंड की जाती है ना कि आप अपनी आयरन की डेफिशिएंसी अगर नेचुरली पूरी करनी है, वो कलेजी से बेहतर कोई नहीं। और जानवर जो कुर्बानी वाला जानवर है, सेहतमंद जानवर है, इसके से बेहतर कलेजी मिल ही नहीं सकती। तो आप उस कलेजी का कुछ हिस्सा पकाएं, बाकी उसको महफूज करें। जिस घर में कोई प्रेग्नेंट खातून है उसको हफ्ते में 1-2 दफा दें, उसका आयरन लेवल पूरा हो जाएगा। अब कलेजी आपने देखना क्या है, आप पहले दिन पका सकते हैं। अगर जो कलेजी का कलर हमारे ज़हन में है वही कलर है, इट्स गुड। अगर उसके ऊपर वो आपको प्रोजेक्शंस नजर आए, व्हाइट स्कार्स नजर आए, काले स्कार्स नजर आए, वो बीमार जानवर वो कलेजी हरगिज यूज ना करें। लेकिन अगर वो स्मूथ है और उसका कलेजी जैसा ही कलर है तो उसको पका लें, कोई हर्ज नहीं। तो वो एक बेहतरीन चीज है आपके इसके लिए। लेकिन ज़हन में रखें कलेजी के अंदर विटामिन ए भी बहुत होता है। ओके, ज़बरदस्त। तो ब्लड के साथ साथ आपको आयरन भी आपका पूरा होगा और विटामिन ए भी आपका पूरा होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद बसरा साहब ने। जाती हो जाती है खवातीन और बच्चों में, तो इसलिए मिकदार क्वांटिटी आपने बहुत ज़हन में रखनी है कि आप दाल के साथ 3 से 4 पीसीस से ऊपर गोश्त, मटन, बीफ नहीं खाना है, क्योंकि फिर आप अपनी सेहत खराब कर बैठेंगे। डॉक्टर शहजाद बसरा हमारे साथ मौजूद थे, हेल्थ एक्सपर्ट। बहुत ही बेहतरीन मशवरे उन्होंने दिए हैं, अमल करना आपका काम है। यहाँ पर शामिल कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दीगर इश्यूज पे बात होगी हमारे साथ। नाज़रीन वेलकम बैक। और आज का जदीद दौर, तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर, हर बंदे के पास गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, और अब तो जो बच्चा है वो पैदा होते साथ ही क्योंकि बाकियों को इस्तेमाल करते देखता है तो वो भी डिमांड करता है कि मेरे हाथ में भी कोई ऐसा कुछ होना चाहिए। बहरहाल हमारे रवैये बदलते जा रहे हैं इसकी वजह से, और सूरत हाल ये है कि पोस्ट शेयर करना, कमेंट करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन किसी के दुख, किसी के कर्ब और किसी के बिछड़ने की दर्द को वाकई महसूस करना और उसमें अमली तौर पर उसका साथ देना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पे किसी के क्यों, हम अपनों को वो अपना कीमती वक्त नहीं दे रहे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया पोस्ट पर सिर्फ अफसोस करना लेकिन दिल में उस दर्द को महसूस न कर पाना, क्या वजूहात है इसकी? क्यों आखिर हम इतना दूर होते जा रहे हैं या हमारे अंदर से वो दर्द, वो एहसास ख़त्म होता जा रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं इम्तिनान अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे इम्तिनान आपको। और इम्तिनान भाई, आप ही से जानेंगे कि हकीकत में हम देखें तो एक दूसरे से शायद हम मिल भी नहीं पाते हैं या हम वक्त निकाल कर उनकी दिलजोई के लिए वहाँ पर जा नहीं पाते हैं, लेकिन हम पोस्ट पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख देते हैं, या फिर हम अफसोस का इजहार करते हैं या मैसेज कर देते हैं अफसोस का इजहार का। क्या ये काफ़ी होगा और क्या ये दूरियां बढ़ के आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात, रिश्ते बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देगा ये सोशल मीडिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। अब
सर्टनली जो जिस दहश पे इस वक्त हम चल रहे हैं, जो हमारा इस वक्त रूट मैप है, अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो सर्टनली 2-3 चीजें जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में कही जा सकती हैं। पहली चीज ये है कि हमारे रिश्तों में से वार्मथ खत्म हो गई है। ये वार्मथ बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जब इंसान सुबह उठता है ना, वो कभी भी, आप उठते हैं, मैं उठता हूँ, कभी हम इस बात पर खुश नहीं होते कि हमारे मुल्क का जीडीपी कहाँ से कहाँ चला गया, या आज स्टॉक मार्केट कितने पे ओपन होगी, या आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गंदम का रेट क्या है, या क्रूड ऑयल का रेट क्या है। इन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि किसी ने मुस्कुरा कर देख लिया, गिरने लगे थे किसी ने बचा लिया, किसी ने 2 बोल अच्छे बोल दिए, या अगर आप गमगीन थे तो आपका गम किसी ने सुन लिया, बेशक मशवरे भी नहीं दिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मोमेंट आप आजकल किसी के साथ अपनी जिंदगी के कोई दुख भरी दास्तान सुनाने की कोशिश करें, आज वो कान नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है, और लोग वैसा ही एक वाकया अपना सुनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि पेशावर जाए, कितना प्यारा शहर है, कितने प्यारे लोग हैं, किस्सा खानी बाजार मशहूर है पेशावर का, कि लोग आते थे, कारवान आते थे, किस्से सुनाते थे कि दूर इलाकों में क्या हो रहा है। इंसान स्टोरी टेलिंग पे चलता है और स्टोरी टेलिंग उसे मुतासर करती है। लेकिन जब हम उठाकर पोस्ट डाल देते हैं ना किसी की फौतीदगी पर, या मुबारकबाद हो तो हम मुबारकबाद पेश कर देते हैं, तो ऐसे में जितने ये मामलात रहते हैं। अच्छा, अब ये तेज़ रफ्तार जो डिजिटल दौर है, इसमें हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन हम पोस्ट ज़रूर शेयर कर देते हैं। मैं खुद भी जुनैद, अगर अपनी आदत देखूं तो यही है कि थोड़ी देर के लिए बहुत दुख होता है किसी दुख भरी पोस्ट को देखकर, और हम शेयर भी करते हैं। बिल्कुल, और तब तक एक नई वीडियो, एक नई रील आ जाती है आपके सामने, और आप पल भर में वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम से गमज़दा हो गए थे, गमगीन हो गए थे, और अगले ही पल आप मुस्कुरा भी रहे होते हैं, आप कहके लगा रहे होते हैं, आप उस पोस्ट को देखकर बहुत कुछ फील कर रहे होते हैं। तो क्या इसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से हम मेरे ख्याल में हमें कुछ चीज़ें, कुछ SOPs, कुछ हदूद, कुछ दायरा कार हमें डिसाइड करना होगा अगर हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इससे बचाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम खुद उनको वही सीख देंगे, उनके सामने वो एक्ट करेंगे, और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें या इन गैजेट से वो दूर रहें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। मेरे ख्याल में पेरेंट्स को ये बीड़ा उठाना होगा, और जो ख़राबी अभी तक हो चुकी है, कम से कम हमारी जो जनरेशन है उसने इससे पहले वाला दौर देख लिया है। अगर इस नई जनरेशन ने आंख खोलते ही, या जब से उन्होंने होश संभाला है, अगर वो यही देखेंगे तो वो यही समझेंगे जो भी इसको डिज़ाइन करने वाले हैं, इन गैजेट्स को, इस टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को ईजाद करने वाले हैं, शायद उनका इरादा भी यही है कि इंसानों को भी रोबोटिक बना दिया जाए, फीलिंगलेस बना दिया जाए। बिल्कुल। इम्तिनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तिनान भाई फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तिनान भाई, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर हम आपसे जानेंगे मजीद कुछ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली 2 चीजें जिसको आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा। पहला है जनरेशन गैप। पिछले जमाने के अंदर ईद बकरीद के ऊपर लोगों के घर जाया जाता था, अब हम सिंपल एक व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेज देते हैं, और वो मैसेज भी, जिस बात पर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि हम अल्फाबेटिकली चलते हैं कि ए से जितने नाम हैं, बी से, सी से, और आपको वो मैसेजेस, अक्सर आप चैट खोले, मैं खोलता हूँ तो पता चलता है कि जी ईद मुबारक का मैसेज इस इंसान के साथ पिछली चैट कब हुई थी, पिछली ईद पर, और उससे पहले पिछली ईद पर। यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैं जिंदा हूँ, नहीं हूँ, खुश हूँ, गमगीन हूँ। तो इस तरह की जो वार्मथ है ना, ये रिश्तों से खत्म होती जा रही है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है जनरेशन गैप का। आज अगर आप किसी को किताब देते हैं तो जो ओल्ड एज फैक्टर है, आई थिंक आई वुड से प्रोबेबली 40+। इम्तिनान भाई सही कह रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे वो इससे बहुत दूर हैं, और कहीं ना कहीं इसमें हमारी लापरवाही भी शामिल है। तो इसको रिवाइव करना होगा, मेरे ख्याल वक्त की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को ना एहसास सिखाना होगा, हमें उनके अंदर हमदर्दी पैदा करनी होगी, खुद से करनी होगी ये एफर्ट। क्योंकि अगर हमारे बच्चे किसी को दुख में, दर्द में देखकर दुखी नहीं हो रहे, किसी भीख मांगने वाले को, किसी माजूर को देखकर वो दर्द में मुब्तला नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को खुद बेहिसी की तरफ राग़िब किए हुए हैं, हम खुद उनका जो कदम है उनके उस तरफ बढ़ा रहे हैं। तो हमें उनको, उनके अंदर वो एहसास पैदा करना होगा खुद से। उनको बातों से समझा सकते हैं, उन्हें एक्ट करके समझा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये सब जो दुनिया में चल रहा है ये टेम्परेरी है, और हमें यहाँ पर कुछ अरसे के लिए क़याम करना है, और इसके बाद उस अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है, और उसे भी हमें जवाबदेह होना है। तो इसलिए आज हम अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल इस तरह से ना करें कि हम एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें, फेसबुक पर स्टेटस पढ़कर उन्हें मैसेज कर लें, नहीं, बल्कि हमें उन तक जाकर, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके दर्द को बांटना होगा। और इम्तिनान भाई, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन गैप है वो भी एक
बड़ी वजह है? बड़े हमारे या हम शायद बुक्स पढ़ लेते हैं, हमारे बाद वाले तो शायद बुक्स से उतनी रग़बत नहीं रखते, लेकिन हम बीइंग अ पेरेंट्स ये एफर्ट तो कर सकते हैं कि हम उनको अभी भी एहसास उनके अंदर पैदा करें या उनको इन चीज़ों के करीब लाएं। एक्चुअली बुक के हवाले से जो मैं जिक्र कर रहा था वो ये कि आज बच्चे क्या करते हैं, वो किताब पढ़ने से पहले उसको चैट जीपीटी पे डालते हैं और कहते हैं मुझे उसकी समरी दे दो। तो इन बच्चों से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ईद बकरीद पे लोगों से मिलने जाएंगे, उनके गमसार होंगे, उनके गमों में उनका सहारा बनेंगे, दैट्स वेरी हार्ड। तो वो पिछली जनरेशन थी कि जो रिश्तों में वार्मथ डालती थी। जब किसी के घर फौतीदगी हो जाती है ना, तो मैंने तो ये देख रखा है, खानदानों में देख रखा है, दुनिया में देख रखा है कि लोग न सिर्फ अफसोस करने जाते थे, जो जिसके घर में ये आफत आती है उसके हाथ पे तो पैसे भी रख देते थे, क्योंकि उनको अंदाजा था कि ये किस कर्ब से गुजरेगा। वो एम्पैथी आज खत्म हो गई है। आज वो एम्पैथी मौजूद नहीं है। आज हम कहते हैं बस हमने एक इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिख दिया है, हमारा फर्ज पूरा हो गया और एक सैड स्माइली दे दी है तो आवर जॉब इज डन। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि रिश्ते वार्मथ पे, गर्माहट पे, रिश्ते मोहब्बत पे चलते हैं। देखिए मोहब्बत के सौदे टेक्स्ट मैसेजेस से, इमोजीज से, ये गिफ्ट से नहीं होते हैं, ये इस किस्म की मीम से नहीं होते हैं। रिश्तों में जान डालनी पड़ती है तभी रिश्ते बचते हैं। बस वो हम जान डालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर कोई मशीनी हो चुका है, हर कोई मटेरियलिस्टिक है और हर कोई एक दौड़ में चल रहा है। अच्छा, जिस तरह इम्तिनान भाई आप बात कर रहे हैं, ये ऐसी सूरत हाल बनी तो हुई है, लेकिन इसका जिम्मेदार फिर कौन है? हम हैं या फिर ये टेक्नोलॉजी जिसने तैयार की है, ईजाद की है, या उसका गलत इस्तेमाल करने वाले? और फिर अब हम, क्योंकि हम तो ये सारी चीज़ें, ये रिश्ते और ये सारी फीलिंग्स देख चुके हैं, हमारी जनरेशन, लेकिन इन बच्चे अगर ये होश संभालते ही या इनकी आँख खुलते ही ये सब कुछ इसी तरह रोबोटिक अंदाज में होता हुआ देखेंगे तो फिर तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा, पूरी जनरेशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल ज़ुहैब, सवाल ये है ना कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, कोई एक जिम्मेदार तो है नहीं। जिम्मेदार टेक्नोलॉजी कंपनीज भी हैं कि जिनका टोटल मकसद ये है कि आप उनकी ऐप के ऊपर ही बैठे रहें, आपको जिस किस्म की फीड चाहिए वो देते रहेंगे, आपने बस ऐप छोड़कर नहीं जाना। एट द सेम टाइम पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है पेरेंटहुड का। वो औलाद को चाहते जरूर हैं, औलाद को बिल्कुल। वो मुझे याद आता है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर एक कैरेक्टर हुआ करता था गोलम का, और वो एक अंगूठी उसको मिलती है तो उसको बहुत प्रेशियस सीने के साथ लगा के रखता है। हम अपने बच्चों को अपने सीने के साथ लगा कर रखते हैं। तरबियत करने का टाइम नहीं है, वो स्कूल का काम है, वो उस्ताद का काम है, वो जो मौलवी साहब घर आएंगे पढ़ाने के लिए उनका काम है, ट्यूशन मास्टर का काम है, मेरा काम नहीं है। जब हम अपना काम दूसरों पे डालेंगे तो बच्चे ने कहीं तो कोई एक्टिविटी करनी है ना। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि किड्स डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। जब सूरज आता है बाहर तो बच्चों में एनर्जी पैदा होती है, वो कूदना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहते नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, ये उस्ताद से करा लो, स्कूल से करा लो। सो ये मामलात हैं, जब तक हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, उनको रिश्तेदारों के पास लेकर नहीं जाएंगे और उनको ये बात बताएंगे कि रिश्तेदार, दोस्त, यार, मोहब्बत के जितने रिश्ते हैं ना, ये ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, ये रिश्ते होते हैं और रिश्ते मोहब्बत पे चलते हैं, वो जबरदस्ती पे नहीं चलते। खूबसूरत बात। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और इसके लिए फिर हमें बच्चों को एक दूसरे से मेल मुलाकात सिखाना होगी, खुद लेकर जाना होगा। लेकिन हम तो अभी इम्तिनान भाई खुद कटे हुए हैं, हम तो खुद रिश्तों से भागते फिर रहे हैं। हम उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर हम उस मेरे ख्याल में कौम से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि अपनों प्यारों को छोड़ छाड़ के बस अपनी दुनिया में मगन है। तो क्या ये कुछ अना की भेंट चढ़ जाते हैं रिश्ते, कुछ कदूरतें नफ़रतों की भेंट चढ़ जाते हैं, कुछ इसी बात के कि वो अमीर है हम गरीब हैं, हम गरीब हैं वो अमीर हैं, हम उनसे मिल मुलाकात नहीं रख सकते। तो हमने खुद ही ये दीवारें जो खड़ी कर रखी हैं, इनको गिराने में, इन कदूरतों को ख़त्म करने में, नफ़रतों को ख़त्म करने में हमें कितना वक्त दरकार होगा? कब हम इसको फिर से रिवाइव कर पाएंगे और कब ये दोबारा सब कुछ नॉर्मल, क्या आप देख रहे हैं नॉर्मल होता हुआ, अगर अभी से हम कोशिश शुरू करें तो? बिल्कुल, माशरे के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक खानदान अपने तौर पर, एक इंसान अपने तौर पर लिटरली कर सकता है। और वो करने के लिए उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, एक डिसीजन चाहिए। और वो डिसीजन बड़ा सिंपल है। हाल ही देखें, रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कुछ आपसे नफरत भी करेंगे, कुछ जलेंगे भी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर इनको छोड़कर आपको लगता है कि नए रिश्ते बना पाएंगे और उनमें ये सब कुछ नहीं होगा, जहां इंसान होगा वहां ये मसाइल होंगे। मुझे हाल ही का वो बड़ा प्यारा मिसरा बहुत अच्छा लगता है कि रहते हैं 32 दांतों में जबानों की तरह।
ये जबान 32 दांतों के बीच में से अगर किसी 2 दांत के बीच में भी आ जाए ना, आप चिल्ला उठते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन ये पूरा दिन इन 32 के बीच में रहती है, दरमियान में किसी के आती भी नहीं है, अपना काम भी करती है और सबके साथ पीसफुली, जिसको कहते हैं ना कोएग्जिस्ट करना, वो कोएग्जिस्ट करना है। मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे आपके रिश्तेदार कैसे ही हैं, आपको पता है यार ये जलेगा, ये सड़ेगा, ये ऐसी बात करेंगे, वो वैसी बात करेंगे, दैट्स फाइन। ये वो हैं रिश्ते जो रब्बे ताला ने आपकी झोली में डाल दिए हैं, ये अब आप बदल नहीं सकते, ये ऐसे ही हैं। तो इनको साथ लेके चले ना। और आपको पता है जहां किसी ने तंग करना है, आपको पता है कि कहां तक कि आपके साथ ठीक चलेंगे, वहां तक आप ठीक चलें। जहां आपको लगता है कि आप उनको सुधार सकते हैं, आप सुधार लें। नए रिश्ते नहीं बनने वाले, जो मिल गए ना इनको बचा लें। तो जितना बचा लेंगे, जितना उनसे मिलेंगे, ये इस मशीनी दौर में, इन मीम्स के, इन जितने भी इमोजीज हैं, इनके दौर से बाहर निकल आएंगे। बच्चों को सिखाएंगे कि लोगों से मिलते हैं। वो कहता था ना इकबाल के, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और रब भी यही चाहता है कि उसके बंदों से प्यार करो। अच्छा, एक चीज़ ये तो तय है कि डिजिटल जो इजादात हैं उसने हमारी ज़िंदगियों को जहाँ पे आसान किया है, वहाँ पे मसाइल और ख़राबियाँ और दूरियाँ बढ़ा दी हैं। तो अमूमी तौर पे हमारी जो कौम है, हमने देखा है इम्तिनान भाई कि वो डंडा पीर के आगे सबसे ज़्यादा सीधी होती है। अगर ट्रैफिक का मामला देख लिया जाए, हमने बसंत के ऊपर देखा वो जो वायर्स लगाने वाला मामला था, या अभी हम देख रहे हैं कि भारी भरकम जो चलान होते हैं उसकी वजह से काफ़ी हद तक डिसिप्लिन आ चुका है। तो अब जो घरों के सरबराहान हैं या जिस तरह भी जिसकी जिम्मेदारी है, उन्हें ये बीड़ा उठाना होगा, उन्हें सख्ती करनी होगी, कुछ SOPs, कुछ उसूल वज़ा करने होंगे कि जी ये औकात कार हैं, इस वक्त आप इन गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त महफिल है या कुछ फैमिली का जो वक्त है उसमें कुछ जुर्माने रखे जाएं, कुछ सज़ाएं रखी जाएं, ताकि कुछ बेहतरी आ सके। आखिर 1 यूनिट की तरह लाने में मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेगी। एक चीज बहुत बहुत प्यारी बात की आपने, और एंड आई वुड से कि एक चीज जो शायद इस कौम में बदलने की बहुत सख्त जरूरत है, एक टर्म हम अक्सर यूज करते हैं अपने घरों में, आई एम द मैन ऑफ द हाउस। मैं इस घर का बड़ा हूँ, मैं इस घर का मर्द हूँ। उस मर्द को समझाने की जरूरत है कि मैन ऑफ द हाउस होता क्या है। वो ये नहीं है कि मेरे मुंह से निकली हुई हर बात हुक्म होगी। जिम्मेदारी जो रब है ना, वो सर देख के सरदारी देता है। तो जब आपको एक जिम्मेदारी मिली है तो आपने सबको साथ लेके चलना है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपने हर एक का ख्याल रखना है कि घर में जो खवातीन हैं क्या उनकी कहीं दिल आजारी तो नहीं हो रही। अगर उन्हें किचन में सपोर्ट चाहिए, मैं किचन में सपोर्ट देने को तैयार हूँ। मैं अपने बच्चों को वक्त कितना देने को तैयार हूँ। मैं एज अ फैमिली इस खानदान की जो इकाई है, उस इकाई को दूसरे खानदानों में मिलवाने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरे बच्चों के दोस्त बन रहे हैं, क्या मेरी बीवी के दोस्त बन रहे हैं, उसकी सहेलियां हैं, उसको भी कहीं कैथारसिस का मौका मिलता है। ये सारी जिम्मेदारियां एक मर्द के ऊपर हैं। उसके ऊपर ये नहीं है कि जी मैं घर आ गया, मैंने जूते उतारे और बस अब पानी पिलाओ और खाना ले आओ। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन यू बिकम द मैन ऑफ द हाउस। जो घर का सरबरा, उसके लिए लाजमी है कि वो एक दफा बैठे, पूरी फैमिली को लेके बैठे कि आप क्या चाहते हैं, घर की खातून क्या चाहती हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, क्या सबकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। आप हुकूमत को देखें, कोई भी हुकूमत हो तो उसने तमाम सूबों को साथ लेके चलना है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज को साथ लेके चलना है, उसने NFC अवार्ड्स को लेके चलना है। सबको इकट्ठा लेके चलने का नाम जिंदगी है। वरना काटना तो बड़ा आसान है कि मैं इससे नहीं मिलता, मैं उससे भी नहीं मिलता, मैं इससे भी नहीं मिलता, इसको टेक्स्ट मैसेज करता हूँ, इसको इन्ना लिल्लाह लिख के भेज देता हूँ, इसको मुबारकबाद और इसको ईद मुबारक। अच्छा, तो फिर आप तो दुनिया में अकेले, अब एक और चीज़ भी हो रही है कि अब हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे फैमिलीज इतना तंग आ गई हैं, अपने ही बेटे कहीं पर ओल्ड हाउसेस में अपने पेरेंट्स को छोड़कर आ रहे हैं, सड़कों पर फेंक रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक ऐसे ओल्ड हाउस की थी जहाँ पर फादर्स जो हैं वो मुख्तलिफ घरों के लोग जो हैं, बुज़ुर्ग जो हैं वो वहाँ पर रखे गए थे, और एक में मुख्तलिफ माएँ हैं जो जिनको बेटों ने लवारसों की तरह वहाँ पर फेंक दिया हुआ है। ये बेहिसी अगर हमारी अपने रिश्तों के लिए होगी तो फिर क्या हम साथ हमसाए का ख्याल कर पाएंगे, या कल को हमारे बच्चे हमारा ख्याल कर पाएंगे, या फिर हम किसी दूसरे के मरने पर इतनी तकलीफ़ में आएंगे? क्योंकि हमने तो अपने, जिन्होंने हमें पैदा किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हमें बड़ा किया, हमने तो उनको यूँ सरे राह फेंक दिया है। तो फिर क्या हम दूसरों का ख्याल करना हमारे लिए ठीक रहेगा? हम दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा कर भी लेते हैं अपने अंदर, लेकिन अपने माँ बाप के लिए अगर नहीं है तो फिर दूसरों के लिए क्या फ़ायदा?
और जितनी हमदर्दी हम दूसरों के लिए पैदा करते हैं ना, वो भी सोशल मीडिया की हद तक की होती है। और माँ बाप के लिए भी ज्यादातर मदर्स डे और फादर्स डे के ऊपर ही हमदर्दी पैदा कर रहे होते हैं। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सर्टनली वालिदैन की खिदमत आप पर फर्ज है, और जो आपकी झोली में रख दिए गए हैं रिश्ते, ये उनमें से एक है, और इस रिश्ते की बहुत अहमियत है। अनफॉर्चुनेटली ये ओल्ड होम्स का कल्चर हमारे यहाँ आ चुका है। मैं हैरान इसलिए होता हूँ कि जितने लोग अपने पेरेंट्स को ओल्ड होम में भेजते हैं, वो भेजते इसलिए कि मेरा जो वे ऑफ लाइफ है उसमें मेरे पेरेंट्स सूट नहीं कर रहे। मुझे जल्दी है, मैं जिंदगी में कहीं पहुंचना चाहता हूँ, और जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स उसमें मेरा साथ नहीं निभा सकते। मुझे तरक्की करनी है, बड़े घर बनाने हैं, ताल्लुकात बनाने हैं। मैं हर एक से पूछता हूँ कि ठीक है, ये सब समझ में आने वाली बात है, पहुंचना है किधर? सब सारी कौन जल्दी में, वो बिल्कुल जल्दी सही। में पहुंचना किधर है? पहुंचने की तो एक ही जगह है, बिल्कुल वो और कब्रिस्तान इससे है। आगे और तो कहाँ पहुंचना जाना तो है, सबने एक जहाँ ही आपने जगह। अपनी जन्नत और जन्नत के दरवाजे की जो चाबी है उस दुनिया में ही ज़लील ख़ार कर दिया, तो फिर आपने इससे आगे जाना कहाँ है? या। और फिर अब सारी ज़िंदगी भी भटकते रहेंगे, और फिर शायद क़यामत के बाद भी आप भटकते ही रहें, यही आपके नसीब में लिखा जाए। बहुत सारी चीज़ें जो आज हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस की हैं हमारे सीखने के लिए हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर हम इश्यूज़ भी होंगे हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। गर्मी का दौरा है। हीट स्ट्रोक एक ऐसी ख़तरनाक हालत है जो कि शदीद गर्मी में जिस्म का दर्जा हरारत हद से ज़्यादा बढ़ा देती है, और हम देखते हैं कि इसी मौसम में हॉस्पिटल्स भर जाते हैं और जगह जगह आपको इस तरह के एमरजेंसी कैंप्स भी दिखाई देते हैं हुकूमती सतह पे। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। जी हाँ, जैसा कि कौमी इदारे सेहत ने भी इस बात पर वाज़ेह इंतबाह जारी किया है कि गर्मियों में जब इंसान ज़्यादा देर धूप में रहे तो पानी की कमी हो जाएगी, या जिस्म को मुनासिब आराम ना मिले तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाएगा। तो इससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाए, धूप में गैर ज़रूरी निकलने से इज्तनाब किया जाए, हल्के और ढीले कपड़े पहने जाएँ और जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश की जाए। तो ख़ास तौर पर जो दोपहर के औकात हैं जिनमें गर्मी ज़्यादा शिद्दत के साथ हमें महसूस होती है, सूरज की तपश भी ज़्यादा होती है, उन औकात कार में बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर राना जवाद असगर साहब मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन। वेलकम टू शो आपको। और डॉक्टर साहब, आप ही बताइए कि आखिर इस हीट स्ट्रोक से बचने का तरीक़ाकार क्या हो सकता है, क्योंकि जो मज़दूर तबका है जिन्होंने दिहाड़ी भी कमानी है, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करनी है, या जो रेड़ीबान हैं जिन्होंने बाहर काम करना है मंडियों में, और इस वक्त तो जानवर ट्रैफिक भी वार्डन्स वो भी तो बेचारे बिल्कुल, सारा दिन और जानवर भी तो कुर्बानी के इस वक्त, क्योंकि ईद 2 रोज़ बाद ईद है, तो वो भी इस वक्त मंडियों में मौजूद है। तो गर्मी की शिद्दत से बचने का तरीक़ाकार फिर क्या रखा जाए, क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया जी। वाकई ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आजकल के मौसम के मुताबिक, और उसके अंदर मैं यही कहूँगा कि जो काम करने वाले हैं, मज़दूर हैं, उनको भी जो मालकान हैं उनको ये सहूलत देनी चाहिए कि वो सुबह अर्ली काम शुरू कर दें, बजाय इसके कि 9 बजे काम शुरू हो और 9 से 5 हो, जिसमें शदीद गर्मी का टाइम पीरियड हो। और बाज़ मैंने देखा है जो आउटडोर वर्कर्स हैं उनके टाइमिंग्स, उनके जो ठेकेदार हैं वो चेंज कर देते हैं, वो अर्ली सुबह शुरू करते हैं। तो एक तो ये है। दूसरे आम लोगों के लिए ये है कि अगर आपको इंतहाई कोई इमरजेंसी वाला काम नहीं है तो ये 12 से 4 बजे का जो टाइम होता है जब एक्सट्रीम हीट होती है, आप बाहर ना निकलें। जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो हीट स्ट्रोक है वो बेसिकली ये होता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से आपके जिस्म के अंदर जो थर्मोस्टेट लगा होता है वो काम करना छोड़ जाता है, और आपका बॉडी, आपका टेम्परेचर 104 डिग्री से ऊपर चल जाना शुरू कर देता है। तो ये बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, तो इससे बचते रहना चाहिए। और पानी वानी और इस तरह की चीज़ें जो आपका फ्लूइड्स पसीने की वजह से आपके ज़ाया हो रहे हैं उनको रिप्लेनिश करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही। तो अभी अगर फौरी तौर पे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? अगर हीट स्ट्रोक ने आपके ऊपर हमला कर दिया है, आपसे बेहतियाती हो गई है, तो फौरी तौर पे एक तो उसके असरात क्या होंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि ये कंडीशन जो है फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाने की है या खुद से ट्रीट किया जाए? वो ट्रीटमेंट इब्तदाई क्या हो सकता है? देखिए, उसमें शुरू में तो आपको हल्का सा सर दर्द होगा, नोज़िया होगा, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही आप किधर हैं और शदीद सर में दर्द है, तो ये साइंस हैं कि आपको हीट स्ट्रोक के पेशेंट आप हो चुके हैं या होने वाले हैं करीब में। तो ऐसा आप खुद हो या कोई और हो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि अपने आप को साए में ले जाएं, धूप से अपने आप को रिमूव करें, किसी ठंडी जगह पे अपने आप को ले जाएं जहाँ पे मैक्सिमम है।
अगर आप किसी को डील कर रहे हैं जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है तो उसको साए में ले दीजिए, ठंडे पानी की पट्टियाँ कीजिए, बॉडी टेम्परेचर कम करने की हमें कोशिश करनी है। बच्चों में ख़ास तौर पे, माएँ ख़ास तौर पे ये परेशान होती हैं कि जी बच्चे का बुखार इतना है, नॉर्मली 103 104 है, तो ठंडे पानी की पट्टियाँ देंगे तो उससे निमोनिया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। वो चीज़ें छोटी हैं, उनके मसाइल बड़े हैं। सबसे बड़ा जो हेल्थ इमरजेंसी के अंदर आपने और किसी ने भी हल ये सलूशन देना है, वो ये है कि बॉडी टेम्परेचर कम किया जाए और वो आप साए में ले जाएं, ठंडी पट्टियाँ करें और उसके साथ उनको पीने के लिए नमकीन ORS या कोई इस तरह की चीज़, स्कंजबी वगैरह दें ताकि वो आप उनके फ्लूइड्स लॉस बेहतर हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जो मजदूर होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहे होते हैं या बाहर जो रेडी बांध भी होते हैं, वो गर्म कपड़ा जो कि काफ़ी तहों में होता है उसको गीला करके सर पे भी रख लेते हैं। तो क्या ये तरीक़ाकार भी उनको हीट स्ट्रोक से बचा सकता है? और फिर बार बार उसको नहलाना जिसको हीट स्ट्रोक हो चुका है, क्या ये सही रहेगा या पट्टियाँ ही करना बेहतर है? देखिए ये डिपेंड कर जो पहले मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सर पे एक कपड़ा रखा होता है, ये एक अच्छा अमल है। इससे वो सूरज की शिद्दत को अपने सर से पहुंचने से कि एक किस्म का इंसुलेट कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट जो सूरज की रेज हैं वो उनके सर को हिट ना करें। तो एक मोटा कपड़ा है, उसको गीला कर लिया, तो ये एक प्रोटेक्टिव आई वुड से फैक्टर है जिसका उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो ज़्यादा धूप वाला काम है वो दिन के वक्त करें, अर्ली मॉर्निंग करें या शाम के बाद करें। उसको एन गर्मी का जो ये 11 से 4 बजे का टाइम होता है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है, इसमें वो अवॉइड करें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जो ड्रिंक्स हैं, ठंडे मशरूबात हैं, फालसे का जूस है, आजकल आड़ू का जूस भी बन सकता है, इमली आलू बुखारे का जूस भी बनता है और बाहर आम रोड्स पर भी आपको दस्तयाब होता है। अगर कोई उसको पी लेना चाहता है, क्योंकि उनका कहा जाता है तासीर यहाँ से ठंडा होता है, और वो आपको कितना सुकून दे सकते हैं हीट स्ट्रोक में या गर्मी की शिद्दत में? देखिए, एक तो ये है कि आपने फ्लूइड रिप्लेस करना है, वो इमली का शरबत से करें, वो फालसा के शरबत से करें, किसी भी शरबत से करें, जो सुरख रंग के शरबत है उनसे करें, ये मैटर नहीं करता। आपने नमक और पानी अपने जिस्म के अंदर वापस लेना है। ये जो फल हैं जिस तरह इमली आलू बुखारा है और दूसरे हैं, इनके यकीनी तौर पर अफादियत अपनी मौजूद है, लेकिन हम उस बहस में पढ़ते ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि आपने फ्लूइड पूरा करना है, लेकिन सिर्फ ये एक ख्याल आपने रखना है अगर आप बाज़ार में है कि जो पानी या शरबत आप ले रहे हैं वो साफ़ पानी से बनाया हो। ये ना हो कि उसके साथ आपको पेट की बीमारी किसी में आप मुब्तला हो जाएं। तो अगर आप जानते हैं दुकानदार को, आपको पता है साफ़ सुथरा है, तो उसके शरबत पीने में कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर पिएँ। लेकिन अगर मशकूक है तो अवॉइड करें। सोडा नहीं पीना आपने, यानी कि ऐसी कोई मशरूब नहीं पीना जिसमें गैस होती है। तो गैस वाले आपने शरबत नहीं पीने। बगैर गैस के जो आम जूसेस हैं या लस्सी है, स्कंजबीन है, इस तरह की चीज़ें भी तरह के मशरूबात हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएगा कि अगर गर्मी से आप आए हैं, हमने इस तरह के केसेस सुने हैं कि गर्मी से कोई बच्चा आया या जवान आया और उसने जाके बाथ लिया है, नहाया है और उसको हार्ट अटैक हुआ या उसका मामला हुआ है और उसकी डेथ हो गई, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? फौरी हीट स्ट्रोक से निकलने के तरीके के लिए क्या कपड़ा चेहरे पे रखा जाए, थोड़ा सा सर पे डाल लिया जाए या नहा लिया जाए? वो कौन सी सूरत होती है कि वो जानलेवा साबित होता है? देखिए, इतना ये किसी के ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन होगी तो उस पर मेरा कमेंट करना मुश्किल है, लेकिन आम हालात के अंदर जो आम जनरल पब्लिक है, अगर आप एक शदीद गर्मी से आए हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि अपने आप को पहले शेड में लेकर आएँ, शेड में लेकर आएँ, ठंडे पानी की पट्टियाँ करें और थोड़े से आप संभलें तो फिर उसके ऊपर उसकी टांगों पर, उसके बाजुओं में पानी फेंकना, ठंडा पानी फेंकना कोई हर्ज नहीं करता। और जैसे ही वो बेहतर हो तो वो नॉर्मल पानी के साथ शावर ले सकता है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, जनरल फिजिशियन थे। हीट स्ट्रोक से बचिए, अपने प्यारों को बचाइए, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचिए, और अगर खुदा न खास्ता हीट स्ट्रोक हो जाए तो ठंडे मशरूबात से और ठंडी पट्टियों से उसकी हीट को कम से कम ज़ायल कीजिए, उसके असर को ज़ायल कीजिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज़ भी होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब तो चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, तो जिसने जिसको आराम करना है वो करके देख ले, क्योंकि हमने तो बड़ी कोशिश की है भाई। व्यापारी जो हैं अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और उनकी कोशिश है कि भाई वो लूट लाट के ही जाएंगे, ऐसे वो जानवर देने वाले नहीं। तो मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, बिल्कुल उनसे जान लेते हैं। जुनैद, अभी भी चंद घंटे नहीं बल्कि एक दिन और रात 48 घंटे बिल्कुल मौजूद है, तो इसमें खासी शॉपिंग हो सकती है। तो हम पेशावर की मवेशी मंडियों का भी हाल जानेंगे, हम कसूर का भी जानेंगे, फैसलाबाद का भी जानेंगे। तो हमारे साथ शिराज हसन फैसलाबाद से मौजूद होंगे, समीउल्लाह हमारे साथ कसूर से मौजूद होंगे और फाद हुसैन हमारे साथ पेशावर से, जबकि अरीबा आफ्ताब होंगी लाहौर से। तो सबसे पहले पेशावर का बिल्कुल पेशावर का रुख कर लेते हैं। पेशावर के मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ चुकी हैं और इस वक्त खरीदार हम देख रहे हैं कि तांता बन चुका है खरीदारों का, और लेकिन भाव ताव करने में अभी भी मसरूफ़ हैं। खरीदारी कम और भाव ताव ज़्यादा हो रहा है। तो हम जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी फाद हुसैन, किस तरह की गहमा गहमी आप देख रहे हैं और ये आखिरी रोज़ है, तो इसमें कितनी शॉपिंग हो रही है? जी बिल्कुल, ईद उल अधा की आमद है। पेशावर की मवेशी मंडियाँ जो है वो भी सज चुकी है। मुख्तलिफ अकसाम के जो जानवर है, बैल, गाय, भैंस, जसामत के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी यहाँ पर इस मंडी में मौजूद है। अगर हम गाहक के हवाले से बात करें तो जानवर जो है यहाँ पर काफ़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन गाहक जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। इसके मुख्तलिफ अवामिल जो है वो हो सकते हैं। एक गर्मी की वजह भी हो सकती है, दूसरी जो अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो भी बंद है, तो इस वजह से जो यहाँ पर जानवर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, चूंकि अफगानिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। इसके अलावा यहाँ जो रेट्स है वो भी आसमान से बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाहक जो है वो थोड़ी तकरार जो है वो व्यापारी के साथ वो भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी पे मौजूद है, यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप खरीदारी के लिए यहाँ पर मौजूद है, रेट्स कैसे हैं, व्यापारी क्यों नहीं दे रहे? रेट्स तो अगले साल जो रेट्स थे तो उससे तकरीबन 1 लाख रुपया जानवर में फ़र्क आया है, और व्यापारी जो जानवर नहीं दे रहे तो उनके भी कुछ मसले मसाइल हैं। जब उनसे हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये अभी पहले जो 30,000 या 50,000 की गाड़ी आती थी अभी 1.5 लाख में आ रही है, तो उस वजह से भी मसले मसाइल बने हुए हैं। लेकिन हम लोगों को भी जेब जो है ना वो इजाज़त नहीं दे रही, घर से 2-2.5 या 3 लाख रुपया लेके आते हैं इधर। अच्छा, आप किस किस्म का जानवर जो है वो खरीदना चाह रहे हैं? कितनी आपकी रेंज है जो आप खरीद रहे हैं लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे? तकरीबन 3-3.5 लाख रुपए का जानवर खरीदना चाह रहे हैं। जब आते हैं इधर तो वो उसी जानवर को जो है ना वो 4-4.5 लाख रुपया मांगते हैं, तो इस वजह से जो है ना वो खरीदारी नहीं हो रही। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर व्यापारी भी मौजूद है, इन्हीं से इसके पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहेंगे, गाहक दिखाई नहीं दे रहा, जानवर बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे सर? सर बस बात ये है कि सब बात जो है ना सर सब बात पेट्रोल पे है। पेट्रोल महंगाई है। अगले साल हमने एक बंदे को 3-3, 4-4 जानवर दिए, अभी वो आ रहा है छोटे लेते और एक लेते। सर महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। व्यापारियों का यही कहना है कि पिछले साल पंजाब से जो माल यहाँ पेशावर आता था वो 1 लाख रुपए गाड़ी का लेते थे, लेकिन इस साल जो है वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए गाड़ी का वो हमें चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जानवर जो है वो महंगे पड़ रहे हैं। और जो शहरी है उनका भी यही कहना है कि पिछले साल जो जानवर हमने 2.5 लाख 3 लाख का लिया था वो आज व्यापारी जो है वो 5 लाख रुपए उसका बता रहे हैं जो फरोख्त कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो जानवर यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन शहरी जो है गाहक जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया फाद हुसैन, आपने पेशावर का अहवाल बताया है। क्या सूरत हाल है कसूर में क्योंकि लाहौर के करीब ही है, आधे घंटे की मुसाफत पे, वहाँ पे भी बड़ा खूबसूरत जानवर होता है। बहुत लोग वहाँ पर भी मंडियों के अंदर पहुँच चुके हैं। कसूर में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। समीउल्लाह, कसूर की मंडियों में जानवर किस तरह के कितने खूबसूरत हैं और यहाँ पर किस तरह से भाव ताव चल रहा है, ज़रा बताइए। जी शुक्रिया इशाल और जुनेद। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है वैसे वैसे शहरियों का जोशो खरोश जो है वो इस वक्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिन रह गए हैं ईद कुर्बान में और यहाँ पर जो है मंडी में जो है वक्त कम और मुकाबला सख्त जैसी पोजीशन नजर आ रही है। यहाँ पे बच्चों, बड़ों और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खरीदारी में जो है मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर जानवरों की मैं बात करूं
तो बहुत खूबसूरत जानवर जो है वो व्यापारी हजरात लेकर इस वक्त कसूर मेन बाईपास पर लगी आरजी मवेशी मंडी में पहुंच चुके हैं। इसके साथ अगर बात करूं, राजनपुरी बकरों की बड़ी खेप इस वक्त जो है इस मंडी में मौजूद है। इसी तरह अगर बात की जाए सहराई जहाज ऊंटों की, तो ऊंटों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर आ चुकी है, जिसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नक्काशी की गई है और ये ऊंट जो है खूबसूरती में जो है अपनी मिसाल आप हैं। इस मंडी में अगर मैं बात करूं बैलों की, तो बैलों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर बहुत खूबसूरत किस्म के यहाँ पे बैल भी पाए जा रहे हैं और लोग यहाँ पर इस वक्त खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भाव ताव का अमल जो है वो जारी है। लोग यहाँ पर जो जो ग्राहकों की कोशिश है कि वो हम सस्ता जानवर अपने लेके घर जाएं। इसी तरह जो है व्यापारी हजरात की भी यही कोशिश है कि सारा साल वो ईद का इंतजार करते हैं और अपने बच्चों का यहाँ पे जो है वो रिज़्क तलाश करते हैं। मेरे साथ यहाँ पे मैं इस वक्त एक राजनपुरी बकरों की जो है इस बाड़े में मौजूद हूँ। बच्चे भी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। क्या कहेंगे आप, ईद के 2 दिन बाकी रह गए, अभी तक बकरा नहीं खरीदा? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अभी मंडी आए हैं, देख रहे हैं, 2-3 बकरे देखे हैं, बहुत महंगे हैं। अब राजनपुरी देखने आए हैं, तो देखते हैं इधर सौदा बनता है या नहीं। तो बाकी कोशिश तो पूरी है कि आज लेके जाएं, क्योंकि पीछे थोड़े से दिन ही रह गए हैं। तो क्या कहें, कितने पैसे मांग रहे हैं बकरे के? अभी तो नॉर्मल बकरे के तो 240 मांग रहे हैं, देख के आए हैं 240, और हैवी बकरे के 460 मांग रहे हैं। तो आपने कितने पैसे अभी तक लगा दिए? अभी तक हमने लगा दिए हैं कोई 1.5 लगा दिया, 1,50,000 को लगा दिया है। अभी पसंद आ गए हैं? पसंद तो सारी हैं, बस रेड हो जाए फिर लेके चले जाए। आज लेके चले जाएंगे, लेने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे। जैसा कि आपने यहाँ पे जो है बच्चों की बात सुनी, बच्चे ईद कुर्बान पे जो है वो काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। वो उनका कहना है कि हम यहाँ पे जो है वो जानवर लेने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मेरे साथ और भी यहाँ पे लोग हैं जो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी क्या कहेंगे, बकरा पसंद आ गया आपको? जी जी भाई, बकरा तो बिल्कुल पसंद आ चुका है, बस भाई से रेट नहीं मैनेज हो रहा। क्यों जी, रेट क्यों नहीं मैनेज हो रहा? ये क्यों ना नहीं रेट जी, ਇਹ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਬੱਕਰੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। महंगाई तो ये 7.5 लाख रुपए कह रहे हैं, 3 बकरे, बकरे भी बहुत खूबसूरत हैं, क्या कहेंगे? जी भाई, मैंने 170 तक कह दिया एक का। एक का जी, तो अब देखते हैं मजीद क्या कहते हैं। पीछे देखें, वो हल्के तो थे लेकिन उनका रेट ठीक था। ये भारी हैं और मतलब मेरा ख्याल है ये इनका रेट भी भारी है। तो करें को मुनासिब करें और ले लें बकरा। तो आप मदद करें, क्यों भाई 10,000 फी बकरे का और बढ़ा देते नहीं हैं। भाई, अगर आपने लेने हैं ये 2.10 का हो जाएगा। 210 का, हाँ चले भाई, 180 तक अगर होता है तो ठीक है। नहीं भाई, नहीं, पैसे लेके आए हूँ भाई। नहीं भाई, पैसों की नहीं बात है, फिर पैसे दे के ही लेना है। तो 2,10,000 रुपया एंट होगा आपके पास। 3 बकरे हैं, 6,30,000 रुपया बनता है। 180 के हिसाब से कह दिया है। अच्छा, 180 जो है वो इस वक्त जो बकरे भी हैं बहुत शरारती हैं इस वक्त। कहेंगे आप भी जो है बकरे देखने हैं, 6,30,000 रुपया भाई ने लगा दिया है। ये अभी मैंने एक जोड़ी निकाली है, ये वाली, ये इससे भाई से सौदा किया है। ये इसके जो है ना वो 5 लाख मांग रहा है, मैंने इसका 380 लगाया जोड़ी का। तो अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। भाई 3,80,000 दो गाहक खड़े हैं, 2 गाहक खड़े हैं, महंगाई बहुत है, लेकिन आप दें जी बकरा इनको। नहीं भाई, बारा नहीं खाना भाई, ये आए बोरे महंगे ने ते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲਵੋ ਦੋ। चले जी, आप वो बस 4 ये लाख रुपया मांग रहे हैं। चले इनका जो है ना मैं 10,000 बढ़ा देता हूँ, 380 या 390 मैं इसको दे देता हूँ। 390 बड़ा मुनासिब कह दिया, आप दे दें 4 लाख और 390 में कोई जो है इतना ज्यादा रह नहीं गया। चलो ठीक है भाई, दे दे। ये 390 में जो हम 2 बकरों का सौदा कराने में इस वक्त जो है वो कामयाब हो चुके हैं। भाव ताव का अमल जो है वो इस वक्त मवेशी मंडी में बड़ी अरूज पर पहुंच चुके हैं। अब एक बकरा और भी है, इनसे भी कोशिश करते हैं कि इनके 5 बकरे जो है हो जाएं सेल। आप क्या कहेंगे, करें बात इनसे? उनका तो हो गया है, वो 2 बकरे तो सेल हो गए हैं, तो आप 3 बकरे हैं, थोड़ा सा बढ़ाएं, महंगाई भी बहुत है। जो पहला मैंने देखा वो लेके आए ना। आए, इसका 2 लाख में देता हूँ भाई। आप आए, ये वाला भाईजान बड़ा मुनासिब कर दिया, 2 तो देने की बात करें। चलो भाई 2.10 दे दे। करें अब जी। 2-10 में फर्क क्या है? महंगाई बहुत ज्यादा है। चलो 2 इसका ले लें, 180 उसका ले लें जो पहले पसंद किया है। 190 उसका दे दो। चलो चल 2.5 इसका। लाएं बिस्मिल्लाह करें।
ये जी एक और सौदा जो है वो आज एक न्यूज की टीम जो है वो कराने में जो है वो कामयाब हो चुकी है। बहुत ही शुक्रिया। समीउल्ला कसूर से हमारे साथ मौजूद थे। और जानवरों के जो नाम रखे जाते हैं ना, सोनू, मोनू, सुल्तान और पता नहीं किस किस तरह के, वो बड़े खूबसूरत नाम होते हैं, बाहुबली, ये बड़े खूबसूरत नाम होते हैं जो कि उनके ऊपर सूट भी कर रहे होते हैं। उनकी देखते हुए डेल डोल को उनके ऊपर नाम रखे जाते हैं। तो अब हम रुख कर लेते हैं फैसलाबाद का। शिराज हसन हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से। फैसलाबाद की मंडी भी बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जाती है वहाँ पर, और वहाँ पर भी जो ख़रीदार हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर कीमतें ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, क्योंकि जहाँ पर अमीर तबका रहता हो ना, वहाँ पर भी कीमतें भी ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से भी हम जान लेते हैं। शिराज, आप बताइएगा फैसलाबाद में क्या कीमतें चल रही हैं, और ये आखिरी रोज़ अब तो बिल्कुल बचा है, चंद घड़ियाँ कह लें, जो कि बहुत ही कम अब तेज़ी से बढ़ रहा है वक्त आगे, ख़रीदार कितना ज़्यादा है? जी बिल्कुल जुनेद और इशाल, मैं इस वक्त फैसलाबाद की नियामुआना मंडी में मौजूद हूँ। और अगर मैं फैसलाबाद की मंडियों की बात करूँ तो क्योंकि अभी बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया है ईद में, तो इसलिए मंडियों में गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। शहरी बड़ी तादाद में मंडियों में आ रहे हैं और अपने पसंद के जानवर ख़रीद रहे हैं। इधर मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इन्होंने बैल ख़रीदा है, इनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। भाई सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपने बैल ख़रीदा है, तो क्या रेट शेट की क्या सूरत हाल है मंडी में? भाई हम तकरीबन 3-4 दिन से आ रहे हैं मंडी में। यकीन करें व्यापारियों का इतना रेट है कि जो भैंस 2-2.5 लाख की है उसका 5 लाख, 4.5 लाख, 6 लाख मांग रहे हैं। इससे नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आज हमारी 3,05,000 में ये रेट बना है। आपके सामने ये बैल है। चले माशाल्लाह, आपको मुबारक हो, आपने ख़रीद लिया 3,05,000 में। अल्लाह ताला जो है आपकी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी आप करेंगे, वो कबूल करें। ये बताएं कि ओवरऑल क्या सूरत हाल रही है, और बकरों के वाले से भी थोड़ा सा बताएं, अगर आपने चेक किया है बकरों की क्या सूरत हाल रही है? भाई मैंने जो चेक किया है, मतलब ये मंडी नियामुआना भी चेक की है, गुलामाबाद बाईपास वाली भी चेक की है। मतलब व्यापारियों का जो रेट है, उनकी मेहनत है, वो अपनी जो मेहनत के मुताबिक मांग रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं मांग रहे पैसे। और जो वैसे हमारी जो तरीक़ेकार या हमारी पॉकेट के हिसाब से देखा है, तो हमारी मतलब पॉकेट के हिसाब से पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। मतलब 5, 6, 6.5, 7 लाख से कोई भी नीचे बात नहीं कर रहा। और बकरों की बात की जाए तो बकरों का जो छोटा सा बकरा है उसका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे कम बात नहीं कर रहे। तो हमारी यही है अपील कि यार व्यापारियों से भी कि यार थोड़ी सी कोई करें, जो अकीदतमंद हैं, जो मतलब करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, ताकि वो भी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। इनको थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए आवाम को। जी बिल्कुल, एक और भी नौजवान इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइए कि ईद कुर्बान बिल्कुल करीब है, जानवर जो है अपने बहुताव कर रहे हैं लोग और ख़रीदारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? कैसी मंडी रही है और क्या सूरत हाल है आगे भी? जी जानवर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆ, ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ 1.5 ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ 1 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ सस्ता मिलेगा। अच्छा ये बताएं कि आपने मंडी विजिट भी की है, जानवर ख़रीदना है आपने, किस तरह का जानवर जो है वो आपको पसंद आ रहा है? किस तरह का जानवर आप चाहेंगे कि आपको मिल जाए? देसी भी है, ब्राह्मण भी हैं, इधर मुख्तलिफ नस्लों के जो बैल भी हैं, बकरे भी, किस तरह के जानवर जिनको आप पसंद कर रहे हैं? नहीं ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ। बिल्कुल, ये नौजवानों की आपने बात सुनी है, इनका यही कहना है कि रेट्स चाहे ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है तो इसलिए जानवर तो ख़रीदना ही है। तो इन्होंने एक जानवर ख़रीद भी लिया है। बाकी जो कीमतें हैं, बढ़ी हुई कीमतें, उनके हवाले से शिकवा भी कर रहे हैं। कुछ जो मंडी में लगाए गए टैक्सेस हैं उनके हवाले से भी शिकवा सामने आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब जो वक्त है वो बहुत कम रह गया है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं कुर्बानी में, इसलिए जिन्होंने नहीं भी ख़रीदा वो भी कोशिश कर रहे हैं कि आज या कल में वो अपना जानवर ख़रीद लें ताकि वो बेहतरीन तरीके से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करें। ये हमने आपको बैलों की थोड़ी सी सूरत हाल बताई है। अगर मेरा कैमरामैन आगे आए तो मैं आपको दिखा सकूं कि अभी भी मंडी में काफ़ी बड़ी तादाद में बैल मौजूद हैं। ये शेड्स लगे हुए हैं, शेड्स के अंदर मुख्तलिफ़ नस्ल के जो बैल हैं, उनमें देसी नस्ल के बैल हैं, ब्राह्मण नस्ल के बैल हैं, साहिवाल नस्ल के बैल हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में अभी भी बैल मौजूद हैं और शहरी भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और वो अपनी जो है पसंद के जानवर
ख़रीद भी रहे हैं और भाव-ताव भी कर रहे हैं। ये सिलसिला जो है आगे वाला जो आने वाले जो दिन है, आने वाले दिन में भी इसी तरह रहेगा। और क्योंकि आज भी ये ख़ास तौर पर रश इसीलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि वक्त कम रह गया है। ये हमने आपको बैलों की थोड़ी सी सूरत-हाल बताई है। आगे चलते हैं, आगे जो है वो बकरों की सूरत-हाल भी आपको बताते हैं कि बकरों की क्या सूरत-हाल है। बहुत शुक्रिया शिराज हसन, आपने बताया कि वहाँ पर भी अच्छा खासा रश है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया। शिराज हसन, समीउल्लाह और फाद हुसैन हमारे साथ थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी हम बात करेंगे कि हर साल 25 मई को दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी बराए लापता बच्चों के तौर पर मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि लापता बच्चों की बाजियाबी, उनकी हिफाजत और आवाम में इस संगीन मसले के बारे में शऊर उजागर किया जा सके, उन्हें इस दिन की अहमियत बताई जा सके और उन्हें मिसिंग जो बच्चे हैं उनकी अहमियत का भी एहसास दिलाया जा सके। बिल्कुल, और ये दिन हमें इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि बच्चे सिर्फ एक ख़ानदान का नहीं बल्कि पूरे माशरे का मुस्तकबिल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं और इनकी हिफाजत हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। रिपोर्ट्स बहुत ही हैरानकुन हैं और अफसोसनाक भी हैं, अलार्मिंग भी हैं, जिनके मुताबिक मुल्क भर में लापता अफराद के केसेस की तादाद 10,806 तक पहुँच चुकी है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और ये आदाद शुमार इस बात की ज़रूरत को मज़ीद वाज़ेह करते हैं कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात, आगाही मुहिमात, मजबूत कानूनी निज़ाम वक्त की अहम ज़रूरत है। तो आज इस दिन को सिर्फ मना देने से क्या मकसद पूरा हो जाएगा या और भी कुछ करना होगा? हमें भी, हुकूमतों को भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। महविश कियानी साहब है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, आपको वेलकम कहेंगे महविश साहबा। मॉर्निंग्स में बच्चे हम सबका मुस्तकबिल, लेकिन लापरवाही हो जाती है कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से और कुछ हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। तो इस मुस्तकबिल को महफूज कैसे किया जा सकता है? किसकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है हुकूमती सतह पे भी और पेरेंट्स की भी, सभी स्टेक होल्डर्स की? थैंक यू सो मच इस बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मदू करने के लिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की। इसको सोशल इकोलॉजिकल मॉडल कहा जाता है कि जो एक बच्चा है सिर्फ उस बच्चे की ज़िंदगी उसके अपने तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके आसपास बहुत सारे सर्कल्स हैं और उस सर्कल में सबसे पहले उसके माँ बाप आते हैं, फिर उसकी कम्युनिटी आती है जिसमें उसके ऑब्वियसली साथी हो सकते हैं अगर मदारिस वगैरह में पढ़ रहे हैं या जितने भी लोग जिसके साथ वो इंटरेक्ट करता है, और फिर एक आउटर लेयर आती है जिसमें स्टेट, जिसके हुकूमत की जो है जिम्मेदारी होती है। तो इन सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब की जिम्मेदारी है कि एक बच्चे को महफूज और तहफ़्फ़ुज़ से भरपूर बचपन दिया जाए और जहाँ पे भी उसकी नशोनुमा हो रही है तो उसकी हिफाजत भी हो रही हो, उसके लिए खुराक और हर तरह के जितने भी उसके हकूक़ हैं वो पूरे किए जा रहे हों। अच्छा, इसके पीछे वजूहात देखने की भी ज़रूरत है। आपने जैसे नंबर बताया, नो डाउट ये बहुत अलार्मिंग और तशवीशनाक भी है कि 10,806 तक इन बच्चों की अगर नंबर पहुँच गया तो आपको भी पता है कि अब रुझान बहुत ज़्यादा है कि बच्चों का चाइल्ड लेबर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनली भी बच्चों को ट्रैफिक किया जा रहा है और एक्सटर्नली भी ट्रैफिक किया जा रहा है। फिर इसके पीछे और बहुत ज़्यादा वजूहात आपको देखने को मिलती हैं कि बच्चों के साथ ख़ास तौर पे अगर स्कूल में या मदारिस में जहाँ पे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है या उनको किसी किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो बच्चे मेंटल स्ट्रेस की वजह से और उस मारपीट की वजह से जो कॉर्पोरल पनिशमेंट उसके साथ हो रहा है उसकी वजह से भाग जाते हैं। तो रन अवे केसेस इसमें एक बहुत बड़ी वजह हमें नज़र आती है जिसकी वजह से बच्चे लापता हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रग्स में बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ चाइल्ड लेबर से एक चीज़ आगे निकलते हुए अगर हम जाएं तो ड्रग्स और उसके साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर स्मगलिंग की जा रही है, उनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है, जिसके लिए बच्चों का खासतौर पे इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज डेवलपमेंट बहुत अच्छे से उनके बॉडी में हो रही होती है। तो ये सारे अनासर हैं जिसकी वजह से बच्चों को एक ईजी निशाना बनाया जाता है बिकॉज वो अपना इतने अच्छे से बड़ा भला बुरा नहीं सोच सकते हैं, उन्हें समझ नहीं आती है तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसको किस तरह से सीधा किया जा सकता है या इसके ऊपर क्या क्या अमल दरामद हो सकती है। सबसे पहले जो वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत सारे बच्चे, हमें ये भी देखने में नज़र आया है कि आजकल साइबर सिक्योरिटी का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बच्चे एक कोने में बैठे हुए गेम्स के थ्रू या किसी भी तरीके से दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी भी शख्स से रब्ता भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और उनको बहलाया फुसलाया जाता होता है। तो ख़ास तौर पे हम चाह रहे हैं कि बच्चों को माँ बाप अपनी निगरानी में अगर इस तरह के कोई गैजेट्स यूज़ करने के लिए दे रहे हैं या आप ऐसे ऑनलाइन एक दुनिया में उनको लेके जा रहे हैं तो एक तो उसके ऊपर निगरानी लाजमी रखें कि बच्चे साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
दूसरे और नंबर पे फिर वही बात ये आ हमारी जाती है कि जो हमारी बैगर as a कम्युनिटी mush- है महविश, इसके भी तो टारगेट पर और हिट लिस्ट पर रहते हैं ये बच्चे, जो कि गली जी। मोहल्ले में खेल रहे होते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ कहीं बाहर होते हैं और फैमिली की नज़रों से ओझल होते हैं। तो ये जो बैगर कम्युनिटी है ये भी ताक में होती है कि बच्चों को उठाया जाए, फिर एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक सिक्योरिटी के लिए जैसे आप कह रही हैं कि एक तो पेरेंट्स को नज़र रखनी होगी हुकूमती सतह पर और क्या कुछ होना चाहिए, और जो बच्चे मिसिंग हैं, जितने ज़्यादा दादोशुमार हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, इन बच्चों को उनकी फैमिली के साथ मिलाने के लिए भी क्या कोई सिस्टम काम कर रहा है कि कहीं वो बच्चे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, जवानी में जाके भी वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलते हैं, तो इनको अपने प्यारों से मिलाने के लिए भी कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर? जी बिल्कुल, आपने ज़ारा जो एक्ट है उसके बारे में सुना होगा। वो बेसिकली जो किडनैप हुए हुए और मिसिंग चिल्ड्रन है इसी के ऊपर बनाया गया था, और उसके तहत बहुत अच्छा एक निज़ाम है कि जैसे उसके ऊपर एक रिपोर्ट लॉन्च होती है तो 1 किलोमीटर तक जितने भी दूर दराज के इलाके में पुलिस स्टेशन है वहाँ तक फौरी एक अलर्ट चला जाता है उस बच्चे की डिटेल्स के साथ, और इसके ऊपर काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि इसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, तो उससे एक स्टेप आगे कि ठीक है, एक तो सबसे पहले हमें बच्चों को इस चीज़ के ऊपर आगाही देना बहुत ज़रूरी है। गुड टच बैड टच के बारे में हम बताते हैं कि वो अपने आसपास उन लोगों को और अपने खतरात जो उनके आसपास लायक हैं उनको पहचान सकें। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने कहा कि जो हमारे बड़े हैं, माँ बाप हैं, उनको हमें सिखाना है कि वो किस तरह से निगरानी उनके अंदर अपने बच्चों को अगर खेलने के लिए भी भेज रहे हैं या मोहल्ले में भी भेज रहे हैं तो किस तरीके से उन्हें सिक्योर कर सकते हैं। फिर हमारे जो स्कूल्स हैं, ये इस तरह के अदारे हैं जहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन रहता है डे टू डे, उधर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा हमें टफ किस्म की चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड सेफ गार्डिंग की पॉलिसी मुतारिफ करने की ज़रूरत है। पर हुकूमती सतह पर जैसे मैंने कहा, इन लॉज के बारे में शऊर देना, इनकी आगाही देना, 1099 जैसे एक फ्री टोल नंबर है, या हर जगह के ऊपर, जैसे आप मीडिया के ऊपर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इसके पब्लिक सर्विस मैसेजेस होने चाहिए, डिफरेंट ब्रोशर्स लगाने चाहिए ताकि लोगों को पता चले, उन तक रसाई हो कि हमारे पास ये कवानीन है जिसके तहत खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा लापता हो जाता है या इस तरह के किसी ट्रैप में पड़ जाता है, जो बेगर्स माफिया या और बहुत सारे इस तरह के माफिया काम कर रहे हैं, अवेयरनेस तो बड़ी किस ज़रूरी है। तरीके से अच्छा रिपोर्ट मैम की साहबा, जाए। ख़ास तौर पे वो कौन सी एज ब्रैकेट है जिसमें ये आसान हदफ हो सकते हैं ऐसे किसी भी माफिया का, या ख़ुद भी अपने तौर पे किसी भी वजह से वो किसी इन्फ्लुएंस होकर, किसी सोशल मीडिया की या किसी भी चीज़ से जज्बाती होकर कोई गायब होने का या फ़रार होने का इरादा उनके जहन में आ सकता है? तो जो मिसिंग बच्चे हैं उनकी आदाद शुमार को देखते हुए क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा किस एज ब्रैकेट के बच्चे मिसिंग हुए हैं? अच्छा, क्योंकि हम 18 साल से बिलो जितना भी बच्चा है, मतलब जितने भी अफराद हैं उनको बच्चा मानते हैं, और इसमें यह है कि हर तरह के बच्चे के ऊपर, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उनके अहदाफ बहुत मुख्तलिफ हैं। अगर डिपेंड करता है कि उन्हें अगर बेगर्स माफिया में चाहिए तो वो बहुत छोटा जो बच्चा है, जो टोडलर है या शीरख्वार बच्चा है, तो उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। और ये भी देखने में आया है कि अस्पतालों से खासतौर पर बच्चे जो है लापता हो जाते होते हैं। अच्छा, इसी के साथ एक स्टेप आगे जाते हैं तो स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है कि किस मौक़िफ़ के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन 18 साल, मतलब आप देखें तकरीबन कुछ माह के बच्चे से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लापता होने की हमें रिपोर्ट्स मिलती भी हैं। अब जो थोड़ा बड़ा बच्चा है, डेफिनेटली उसकी तस्वीर और इस फीचर से आप पहचान लेते हैं, लेकिन बहुत छोटा बच्चा है उसकी तो तस्वीर के थ्रू भी आप शनाख्त नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे बार बार अपने फीचर्स को भी बदल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक ख़ास तौर पे जो ज़्यादा जो नंबर है वो आप देख सकते हैं कि वो 10 से बाद से लेकर 18 साल तक के बीच के जो ब्रैकेट का बच्चा है, बिकॉज उसको बच्चा मजदूरी में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, देन ऑब्वियसली ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से मुख्तलिफ एज ब्रैकेट्स के जो बच्चे हैं वो इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं भी इस तरह से आप भी कह रही हैं कि इसके ऊपर कवानीन भी मौजूद हैं, काम भी हो रहा है, क्या हुकूमत की इस तरफ तवज्जो मज़ीद दिलाने की ज़रूरत है कि टीवी चैनल्स का इस्तेमाल किया जाए, उनकी पिक्चर्स बच्चों की नशर की जाएं, जो बच्चे मिसिंग हैं उन पेरेंट्स की डिटेल नशर की जाएं, ताकि कोई अपने बेटे को, बच्चे को पहचानता वो वहाँ तक आ सके। और जो केसेस रिपोर्ट होते हैं, जो केसेस हाईलाइट हो जाते हैं, उनको तो शायद कोशिश की भी जाती है, लेकिन बहुत सारे दूर अफ्तादा इलाकों में जहाँ पर बच्चों की शायद कोई रिपोर्ट दर्ज भी नहीं होती है, पेरेंट्स भी अपने तय कोशिश कर कर के थक हार कर बैठ जाते हैं और बच्चा कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो क्या इस हवाले से हुकूमत को कोई प्लान मौजूद है, या क्योंकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आप कोई कोशिश कर रही हो इस हवाले से कि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाई जा सके? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हुकूमत का ख़ास तौर पे तो यही है कि उन्होंने बहुत अच्छे लॉज बना दिए हुए हैं। अब उस लॉज के बाद जो आप, जैसे आप ही एक स्टेक होल्डर है, मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों तक रसाई होती है, या हम एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से हिस्सा रखते हैं,
तो हम लोगों तक इसकी रसाई पहुंचाएं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको टोल फ्री नंबर का बताया, या इन कवानीन के बारे में पता होना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक टैबू समझा जाता है रिपोर्ट करना, कि अच्छा कुछ हो गया हमारे बच्चे या बच्ची के साथ तो लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। तो ख़ास तौर पे हम लोग पहले उन तक आगाही पहुंचाएं इन कवानीन के बारे में, क्योंकि देखें कवानीन तो ज़्यादा से ज़्यादा और जितने टफ बना दिए जाएं, लेकिन अगर लोगों तक उसकी रसाई नहीं है और लोगों को पता नहीं है कि हम इस कानून के तहत अपने बच्चों को या खुद को सिक्योर कर सकते हैं, तो ज़्यादा कवानीन बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो मेरी यही दरख्वास्त होगी कि जितने कवानीन हैं उसके ऊपर बीइंग सोसाइटी, हम माशरे की जो है जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों तक इसकी रसाई करें, उनको बताएं कि किस तरीके से आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इसमें डरने की या कोई शर्म की बात नहीं है, आप रिपोर्ट लाजमी करें और रिपोर्ट करके अपने जो आपके प्यारे हैं उनको आप उनकी हिफाजत के लिए एक और जो है इकदाम जो कदम उठा सकते हैं। तो डेफिनेटली एक तो हमें रसाई जो है इस कवानीन तक की होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ये है कि डेफिनेटली हुकूमती सतह पे बहुत अच्छा काम भी हो रहा है कि जितने भी महकमे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे NCCIA है, जैसे मैंने कहा कि साइबर सिक्योरिटी के थ्रू बहुत सारे बच्चे लापता हो अच्छा रहे मेरे हैं। साहब, ये सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं। कोई ऐसी पोर्टल, कोई ऐसी ऐप बना दी जाए जहाँ पे कम से कम ये सारे बच्चों का, मिसिंग बच्चों का डाटा हो, और अगर किसी का बच्चा गुम हुआ है तो फौरी तौर पे वो पैनिक बटन या कोई इस तरह की चीज़ जिससे मुतहरिक कर सके तमाम मुतल्लिका टीमों को, या अपना डाटा भी लेना चाहे या शेयर करना चाहे, तो ये एक ऐसी कोई चीज़ ज़रूर गौर है। अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, बिकॉज आपने देखा भी होगा कि जब बच्चे वगैरह भी इनकी तस्वीर भी होती है तो उसको ब्लर कर दिया जाता है। तो हमें कुछ जो हमारे सेफ गार्डिंग के पैरामीटर्स हैं, उसको पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है। नो डाउट इन सब की डिटेल्स अगर आपके पास ये रिपोर्टेड केसेस के थ्रू आपके नंबर जो बता रहे हैं ना कि 8,000 इतना पहुंच गया हुआ है, तो डेफिनेटली इन सब की डिटेल्स हमारे पास हैं। लेकिन ये मतलब आप अगर ओपनली इसको कहीं पे शाया कर देते हैं तो वो उतना ही बच्चा वल्नरेबल हो जाता है, जिस चीज़ को हमें रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, और जो हमारे अदारे हैं उसके ऊपर हमें यकीन रखना चाहिए कि डेफिनेटली किसी वजह से उसको वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं या महफूज रख रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हमें सबसे पहले अपने जो अदारे हैं उसके ऊपर यकीन होना चाहिए, और उनको हमें सहूलत फराहम करनी चाहिए कि हम उनके लिए कोई मुसीबत ना बना रहे हैं, बल्कि कोई इन्फॉर्मेशन रोक ना रहे हैं। उनको साफ साफ हर एक बात बताएं ताकि जहाँ से भी पॉसिबल हो सके वो उन शवाहिद को इकट्ठा करके और जल्द से जल्द उन बच्चों की बाजियाबी के लिए कोई काम कर सके। बिकॉज़ जैसे मैंने कहा कि लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देते। बिल्कुल, तो उन्हें बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके बच्चे की खोज लगाई जा सके और बच्चों को भी अपने प्यारों तक पहुंचाया जा सके। आज का दिन उन मिसिंग बच्चों के नाम किया जा रहा है जो बच्चे अपने वालिदैन से, अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं, कहीं खो गए हैं। उन्हें ढूंढना हम सबकी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। मैं साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, दीगर आम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। बिल्कुल हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे कुर्बानी की। कुर्बानी इस्लाम में एक अजीम इबादत है जिसकी असल फजीलत अल्लाह ताला की रज़ा और उसके हुक्म पर मुकम्मल इताअत में पोशीदा है। और इसका मकसद सिर्फ जानवर ज़िबा करना नहीं है बल्कि अपने अंदर इखलास, तकवा और इसार के जज्बे को पैदा करना भी है। और जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा नहायत ही सादगी, आजजी और अल्लाह की याद के साथ मनाते थे, और कुर्बानी की असल रूह भी यही है। बिल्कुल, और असल रूह यही है कि इंसान अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में पेश करे और जज्बा पैदा करे, दिल से दुनियावी वाबस्तगियों को कम किया जा सके। और इस्लाम में कुर्बानी के जानवर की नुमाइश और दिखावा सख्त नापसंदीदा अमल है जो कि हमारे अंदर इस वक्त कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। एक दूसरे के अंदर शो ऑफ करना, उसकी कीमत बताना, उसकी चाल ढाल दिखाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट करना और फिर एक्सपेक्ट करना कि उसके ऊपर लाइक्स मिलेंगे, और फिर हम ये भूल जाते हैं कि जिनके पास इस्तिताअत नहीं है किसी भी तरह का जानवर लेने की, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो इससे क्या उसकी अफादियत मुतासर तो नहीं होना से हम इस वबा से जान छुड़ा सकते हैं। फ़िदा रहमान साहब, फ़िदा रहमान हैदरी इस्लामिक स्कॉलर हैं, सर आपको वेलकम कहेंगे। फ़िदा भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये जो एक सोशल मीडिया का दौरा है वहाँ जो और उसकी आसानियाँ पैदा की हुई हैं, वहाँ पे उसके साथ में नकाइस भी बहुत से हमें झेलने पड़ रहे हैं। कुर्बानी के मौके पे हम देखते हैं कि शो ऑफ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। एक तो वैसे महंगाई है और उस महंगाई के अंदर आप महंगे जानवर, खूबसूरत जानवरों की नमूद नुमाइश करेंगे तो जो नहीं ख़रीद सकते उनके दिल पर क्या गुजरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा तुबअसुन नासु अला निय्यातिहिम। इंतहाई अहम मौजू है, और उस अहम मौजू में से भी एक अहम सवाल जो आपकी तरफ से किया गया कि ईद उल अज़हा करीब है और इस मौके पर साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत हर मुसलमान उस पर वाजिब है कुर्बानी करना। लेकिन कुछ अरसे से हमारे माशरे में जिस तरह से दीगर मौक़ों पर वो रयाकारी का उनसर बढ़ता चला जा रहा है,
तो इसी तरह से देखने में ये आ रहा है कि क़ुरबानी जैसी अहम इबादत और जिसके कितने सारे फ़ज़ाइल हैं, इस मौके पर भी कुछ लोगों की तरफ से इस तरह का तर्ज़ अमल देखने को मिलता है कि जिसमें जनाब वाला वो रियाकारी का उनसर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। अगर कोई ये कहे कि जी आप किसी की नीयत पर क्या शक करेंगे, हम किसी की नीयत पर नहीं, लेकिन कुछ ज़ाहिरन कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि एक आदमी कर्ज़ों तले, कर्ज़ों के बोझ में दबा हुआ है, उसको जाकर कहना आप इस दफ़ा कुर्बानी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम तो जानवर ले आए हैं। तजर्बे की बात यह है कि बच्चे अपने हम उम्र बच्चों को अच्छे लिबास में देखकर शायद इतनी ज़्यादा तमन्ना नहीं करते, लेकिन जानवर देखकर ज़रूर इस चीज़ का तकाज़ा और मुतालबा करते हैं कि हमारे घर कुर्बानी का जानवर कब आएगा। तो इसलिए जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ दे रखी है वो कुर्बानी करें, लेकिन कुर्बानी की रूह को जो है वो कुर्बान करते हुए नहीं, बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करते हुए लिल्ला फ़िल्ला जब कुर्बानी की जाएगी उसकी अफादियत है और सवाब भी उसी का है। क्योंकि अल्लाह करीम फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हरगिज़ इस कुर्बानी का गोश्त, खून जो है वो अल्लाह को नहीं पहुँचता, अल्लाह को तुमसे तक़वा मकसूद है। और तक़वा क्या है कि जो हुक्म इलाही है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े के मुताबिक उसको पूरा किया जाए, ना ये कि हम इस तर्ज़ अमल को इख्तियार करें कि दूसरों को जलाते फिरें और दिखलावा और रियाकारी करते फिरें और नुमाइश लगाते फिरें। ये नमूद नुमाइश के लिए नहीं है, बल्कि ये अल्लाह जल्ल वाला के हुक्म को पूरा करने के लिए है। बिल्कुल, एक तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसकी इताअत करते हुए उसी ऐसन तरीके से हमें इस फ़र्ज़ को अदा करना चाहिए, ना कि नमूद नुमाइश और इसमें रियाकारी में पड़ जाना चाहिए। लेकिन हम जब गोश्त की हम कुर्बानी कर लेते हैं तो उसके बाद जब हिस्सों को बांटने का वक्त आता है तो हम वहाँ पर भी रियाकारी से काम लेते हैं। वहाँ पर भी जो अच्छा गोश्त होता है वो हम अपने घर में या अपने अजीज़ व अक़ारिब के लिए रख लेते हैं, और जो अच्छा गोश्त नहीं होता वो हम दूसरों में तकसीम कर देते हैं, जो कि बड़ा ही गलत अमल है। लेकिन किस तरह से इसकी तकसीम किस तरह से की जाए? जब गोश्त हो जाए तो उस सारे गोश्त को मिक्स करके फिर उसके हिस्से करने चाहिए, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और हिस्से कितने बनाने चाहिए, किसको कितना हिस्सा आता है, वो भी प्लीज़ डिटेल से बताइएगा। देखिए, कुरान करीम बुरहान रशीद ने बड़ा खूबसूरत एक मयार कायम कर दिया, वला तयम्मुमुल खबीस, कि जो ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो मैं ख़ुद लेना पसंद नहीं कर रहा वो मैं किसी को दे रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आम रूटीन में जो कुछ बाक़ियात ऐसी होती हैं वो कुछ लोग उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ मेहनत करके उनके लिए अगर रख दी है तो कोई हर्ज की बात भी नहीं। लेकिन अब ये अगर बकरों की अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो रान जो है वो जनाबे वाला किसी बड़े ओहदे और मर्तबे वाले के लिए, और छेछड़े या हड्डियों वाला गोश्त जो है वो मांगने वालों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म फरमाया कि क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से कर लो, एक अपनी ज़ात यानी अपने अहल व अयाल के लिए, एक अपने आइज़ा व क़रबा के लिए, और एक जो है वो गुरबा के लिए। तो अब गुरबा के लिए अगर बकरे की 4 रानें हैं, एक रान अपने लिए रख ली है और एक रान आइज़ा व क़रबा के लिए रख ली है, तो एक रान जो है ना वो हम गुरबा में भी तकसीम कर दें। लेकिन फिर एक बच गई, 2 अपने लिए कर लें और एक आइज़ा व क़रबा के लिए और एक गुरबा के लिए कर लें। ये एक बेहतर तरीक़ा है तकसीम का। हम गोश्त तो बराबर कर लेते हैं, लेकिन गोश्त में जो अच्छे पीसेज हैं वो हम फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो भी सब में तकसीम होना चाहिए। अच्छा, तो ये फ़िदाउर रहमान साहब, जैसे ट्रेंड भी एक चल रहा है कि ये हमने बेटी के घर रान भिजवानी है, ये फ़लाँ बेटी के घर रान भिजवानी है, ये बहन के घर भिजवानी है और ये भाई के घर भिजवानी है। फिर ये हमारी कुर्बानी तो कुर्बानी अल्लाह के यहाँ तो कबूलियत नहीं हासिल होगी। मैंने उसमें अर्ज़ किया कि आइज़ा व क़रबा के हुकूक में देखा जाए तो अगर अल्लाह ताला ने वुसअत दी हुई है तो उस वुसअत के बाक़दर हम तकसीम भी उसी तरह से करें। अब अगर मतलब एक बकरा किया है तो 4 बेटियां हैं, फिर अपने बेटे भी हैं, तो उनमें भी बराबर तकसीम की जाए। ये नहीं है कि पूरी की पूरी डान एक को दे दी जाए, दूसरे के हाँ जिसकी पोजीशन को इतनी सेटल नहीं है उसको थोड़ा सा हल्का वो दे दिया जाए। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना जी, माड़े नू माड़े दे दे। तो ये तर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि अब बराबर की तकसीम होनी चाहिए। ठीक है, और बेहतर अंदाज में अगर आप गोश्त तकसीम करेंगे, उसका जो तकवा या जो आपका नीयत है उसके दर्जात आपके कितने बुलंद होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर कुर्बानी आपने ख़र्चा तो कर दिया, दिखावा भी कर दिया, लेकिन अगले जहान में
क्या पहुँचेगा? देखिए वो तो ऐसे ही है कि फिर वो तो गोश्त खाना और गोश्त अपने मनपसंद लोगों को खिलाना अगर मकसूद है तो कुर्बानी की रूह को हम हासिल नहीं कर सके। देखिए ना, एक ट्रेंड बन गया है गुज़श्ता कुछ अरसे से कि साहिब सरवत लोग कुर्बानी के नाम पर जानवर ज़रूर ज़बह करते हैं, लेकिन उसकी जो रूह है उसके अनवरात व समरात को नहीं समेट पाते। जब पहले से नीयत ये हो कि भाई इसको हमने यूँ रखना है और बाद में यूँ पका के खाते रहेंगे, यूँ फ़लाँ तबके को खिलाते रहेंगे, उसमें गुरबा और फ़ुक़रा वो साइड पे रहें, ये तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर अपने एक बुज़ुर्गवार हैं, मैं नाम लेना इसलिए ज़रूरी समझूँगा कि ताकि बाकी अहबाब को भी हो। हमारे मोहसिन हैं, हमारे बुज़ुर्गवार हैं हमारी मस्जिद के, इजाज़त हो तो मैं नाम ले थोड़ा सा, इसलिए कि एक हौसला अफजाई भी होती है और पता भी लग जाता है। आप यकीन जानिए कि हमारे बुज़ुर्ग हाजी अब्बास अली ख़ान साहब वो मदरसे के तलबा को ईद वाले दिन पहले दिन घर से गोश्त बनाकर लाकर फिर यकीन जानिएगा कि बोटियां तोड़ तोड़ कर उनके आगे रख रहे होते हैं। ये है बड़े मज़े की चीज़ कि ये आपने ये खाना है, ये खाना है, ये पीस इस बच्चे के आगे, ये उस बच्चे के आगे, और वो उसकी लज्जत ही कुछ और होती है कि ये अंदाज़ होता है। जी बिल्कुल 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 है उसमें। अच्छा, तो हम एक चीज़ जो करते हैं आजकल कुर्बानी के अंदर हमने देखा है, एक तो मौसमी कसाई हमें मिलते हैं जो कि आके कुर्बानी के जानवर को बड़ी बेदर्दी से भी ज़िबा कर रहे होते हैं, और फिर एक तो कहा भी गया है, हमारे दीन ने कहा है कि जानवर को उस तरह से तकलीफ़ ना हो, उसको इस तरह से ज़िबा किया जाए। और दूसरा एक और ट्रेंड चल पड़ा है जिसमें ख़वातीन भी ज़िबा करते हुए नज़र आती हैं, तो क्या ख़वातीन इस्लाम की रूह से ये जायज़ है ज़िबा कर सकती हैं? ये एक और चैनल पर भी मैं इसका जवाब दे के आया हूँ। एक है ख़वातीन का अमूमी तौर पे ज़बा करना, रिवाज बना लेना, और एक है ज़बा करने की इजाज़त। दोनों में फ़र्क है। ट्रेंड के तौर पर तो किसी दौर में भी ख़वातीन का हमें यह नहीं मिलता, अलबत्ता शरअन इस चीज़ की इजाज़त है कि अगर ख़ातून खाना वो ज़बा का सुन्नत तरीक़ा जानती है तो ज़बा अगर उसे करवा लिया तो वो ज़बा बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखिए ना, बामरे मजबूरी बिलफ़र्ज़ की बात है, घर के सारे मर्द अचानक ऐसी मसरूफ़ियत आ गई, वो चले गए और क़ुरबानी का तीसरा दिन भी अपने इख्तिताम की तरफ है, ऐसे घर की खातून वो आगे बढ़कर जानवर ज़बा कर लेती है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं। लेकिन ट्रेंड बना लेना और इसको इस चीज़ को रिवाज दे लेना, इसमें फ़र्क है। शरन इजाज़त होना और है और शरन रिवाज होना, दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अगर कोई पाकिस्तान से बाहर हो या किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हो, लेकिन उसका जानवर कुर्बानी का उसने पैसे भिजवा दिए, उसके कुर्बानी का जानवर यहाँ पर ख़रीद लिया गया, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसा करते हैं कि फ़ैमिली को पैसे भिजवाए कि आप हमारे लिए कुर्बानी ख़रीद दें, लेकिन क्या इस तरह से कुर्बानी जायज़ है, हो जाती है? और जो ये कुर्बानी के जानवर को हाथ लगवा के उसके बाद छुरी चलाते हैं, क्या वो मसनून तरीका है? तरीका कार सही क्या? दोनों में ना आपका जो सवाल है, इसी में एक और अहम सवाल है ओवरसीज़ के लिए, वो भी अर्ज़ कर देता हूँ कि जो बैरून मुल्क हैं, बल्कि ये सवाल मुझसे कल फ़ोन पे पूछा गया था, ग़ालिबन ऑस्ट्रेलिया में, तो उन लोगों की ईद उनका पहला दिन हमारा दूसरा दिन है। अब यहाँ अगर उन्होंने हिस्सा डाला है बैरून मुल्क वालों ने, तो कुर्बानी का वक्त एक जैसा हो। अब उनके यहाँ अगर वक्त दाखिल नहीं हुआ तो हम उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकते। उनकी कुर्बानी जब वक्त दाखिल होगा तो उसी वक्त में करेंगे। अच्छा, इस बार तो अच्छा, हाँ, टाइम का डिफरेंस तो है, घंटों का डिफरेंस तो है। अब अगली चीज़ ये है कि बैरून मुल्क जिन्होंने यहाँ पर हिस्से रखवाए हैं या पूरे जानवर दिए हैं, तो वो कुर्बानी के वक्त मौजूद नहीं है, उस पर हाथ नहीं फेर सकते। तो ये हाथ फेरना हमारे यहाँ की कोई एक या तहजीब या कोई एक कह लें, कल्चर के तौर पे कह लें, लेकिन अगर इसको दीन समझ के कर रहे हैं जी, हाथ उनसे फिरवा लें, तो ये ऐसा नहीं है। और ये कोई सुन्नत तरीका नहीं, ऐसा नहीं है। सुन्नत तरीका यही है कि जानवर को लाया जाए, और उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को उसके सामने छुरियाँ तेज़ ना की जाएं। अब हमारे यहाँ का जो मंज़र होता है वो ये होता है कि जानवर को घसीट के लाया जा रहा होता है, उसके सामने दूसरे जानवर भी घसीटे हुए जा रहे होते हैं, तो आखिर कुछ ना कुछ सेंस तो उस जानवर को अल्लाह ने दे रखा है। जानवर को ऐसे तरीके से गैर महसूस अंदाज में लाया जाए और छुरियाँ तेज़ किस्म की हों, ज़बह करने वाले ज़बह का सही तरीक़ा जानते हों, और फिर छुरी अगर जो आदमी घर का बड़ा कोई जानता है उससे तबरुकन फिरवा ली तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन होता ये है कि तकबीर साहिब खाना पढ़ रहे होते हैं, ज़बह जो है कसाई कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। तकबीर उसी के ज़िम्मे है जिसने छुरी चलानी है। तकबीर हाजी साहब पढ़ें और छुरी जो है ना वो कसाई साहब चलाएं, ऐसा नहीं है। जो छुरी चला रहा है तकबीर भी वही पड़ेगा, बाकी जानवर पे हाथ फिरवाना ऐसा कुछ नहीं है।
ये जानवर तसव्वुर को गलत पहले है। पानी पिला लिया जाए, क्योंकि सुन्नत रसूल भी शायद यही थी कि जानवर को पहले पानी पिला लिया जाए और फिर उसके बाद उसको बड़े उसको प्यार प्यार से- मोहब्बत से लाया जाए, इस अंदाज में लाया जाए कि जानवर को महसूस ना हो। अब बाज़ जानवर होते हैं वो थोड़ा सा मतलब ताकतवर होते हैं, तो उस वक़्त कोई मुश्किल होती है, लेकिन उसके लिए भी इंतज़ाम हत्तुल इम्कान किया जाए। आप देखें अहले अरब को, वो एक आदमी ऊँट नहर करता है, नहर का मतलब नीचे की तरफ से छुरी जो है ना वो मारी जाती है, पता ही कुछ नहीं चलता। हमारे यहाँ ऊँट को ज़बह करना तो जनाबे वाला एक अजीब वो होता है कि जी बहुत ही मुश्किल है। और 10 से 12 लोग उसे पकड़ कर लिटाने में 10-12 क्या पूरा एक मजमा लगा होता है और फिर वो लिटाया जाता है। मजमे का मैं ये नहीं कहता, देखना चाहिए, बच्चों को भी दिखाना चाहिए, और ख़वातीन पर्दे से देख रही हैं तो बिल्कुल देख सकती हैं, क्योंकि मकसद है कि भाई खून बहा है, और फिर जब अल्लाह के दीन का कोई और हुक्म ऐसा आ जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं, कोई इससे मना नहीं किया गया। लेकिन उस मौके पर जो हुल्लड़बाजी और तूफ़ान, बदतमीज़ी, इस तरह का मतलब उससे जानवर मज़ीद बिदक जी जाता है। बिल्कुल, तो ये नहीं होना चाहिए, बल्कि पुरसुकून अंदाज में जानवर को एक जानवर के सामने दूसरे जानवर की कुर्बानी भी देखें, इज्तनाब करना चाहिए। देखें ये भी बिल्कुल, जब हम उसके सामने वो कर रहे हैं, जानवर पहले से आधा वो कटा पड़ा है, जिस जानवर को लेकर आएंगे तो वो कुछ ना कुछ तो महसूस करेगा। इसलिए इज्तमाई तौर पर भी जहाँ कुर्बानी हो रही हो तो वहाँ भी हत्तुल इम्कान कोशिश की जाए कि जानवर को दूसरे जानवर जो ज़बह हो चुके हैं उनसे अलहदा करके ज़बह किया जाए। अच्छा, उसकी जो शहरक कहा जाता है कि आप काट दें, और तरीक़ाकार है क्या, मसनून तरीका जिससे जानवर को तकलीफ भी कम हो? जी बिल्कुल, दरमियान से वो काटा जाता है। जो जानवर की मखसूस रगें हैं उन रगों को काटा जाए। अब बिल्कुल गर्दन अलहदा ना की जाए कि काटते वक्त इस तरह के भाई गर्दन अलहदा और धड़ अलहदा, ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरह से ज़बह करना चाहिए उसके पूरा ब्लड निकल जाए, जी जल्दी निकले। जल्दी। अब छुरी फेरते 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 जानवर तड़प रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छुरी भी तेज़ होनी चाहिए और जो ज़ाबे है ज़बह करने वाला वो भी माहिर होना चाहिए, ताकि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो और जल्दी से जल्दी उसकी वो मतलब सिलसिला उसका हो जाए। अच्छा फिदाउर रहमान साहब, अगर हमने कुर्बानी जो है, जो हमारे इस दुनिया से चले गए हैं प्यारे बुज़ुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, किसी के वालिदैन चले गए हैं, कोई भाई बेटा, कोई बच्चा चला गया है, अगर कोई उसके नाम की कुर्बानी करना चाहता है और इसी साल अगर वो कुर्बानी कर रहा है, तो क्या उसका पहले अपनी कुर्बानियाँ उसके लिए ख़रीदना ज़रूरी होगा और फिर वो वालिदैन या जो चला गया है उसके लिए ख़रीदेगा, या फिर इस साल अगर वो अपनी कुर्बानी पिछले साल उसने कर ली है, वो इस साल अपनी कुर्बानी स्किप करते हुए अपने प्यारों के नाम की कुर्बानी कर सकता है? क्या ये सही तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुर्बानी अगर ज़ाती हैसियत में मसलन मेरे ऊपर वाजिब है तो मैं अपना वाजिब छोड़कर अपने दादा दादी की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले अपने वाजिब को पूरा करूंगा, अपनी ज़ात के वाजिब को। सेकेंडली, अगर अल्लाह ने मुझे गुंजाइश दी है, फिर मैं नफली कुर्बानी में अपने जो दुनिया से गए हुए हैं प्यारे उनकी तरफ से कर सकता हूँ, दादा दादी, नाना नानी, नबी। लेकिन उस सूरत में भी मेरी अपनी कुर्बानी जी बिल्कुल, अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करने के साथ फिर उस तरफ, ये नहीं है कि मैं उनकी कुर्बानी करूं और अपनी वाजिब कुर्बानी जो है ना वो छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। और बच्चों के नाम की कुर्बानी वैसे तो नहीं होती है जी, बच्चों के नाम के ऊपर तो वाजिब ये नाम का मतलब ये होता है कि उनकी तरफ से कुर्बानी तो है अल्लाह के लिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, नमाज, कुर्बानी, जीना मरना अल्लाह के लिए है। लेकिन यहाँ हम नाम का लफ्ज़ जो बोलते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, ये जो तो आपने बताया ओवरसीज़ के लिए, उनके लिए मसनून यही है कि वो यहाँ पे रिलेटिव्स को भिजवा दें खर्चा, और वो यहाँ पे जानवर ख़रीद के और उसका जो अजर है वो यकीनी तौर पे वो तो पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल। या फिर वो जहाँ पे मौजूद हैं उनको वहीं पे फिज़िकली करनी चाहिए? नहीं, ऐसा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये सहूलत नहीं है, और बिलफर्ज की बात अगर सहूलत हाँ, तो तरीक़ाकार ये होता है कि आपने पैसे दे दिए, वो वहीं पे आपको बता देंगे जी हमने आपका जानवर काट के बांट दिया, शॉपर्स में बांट के, तो और आपको आपका हिस्सा पहुंच गया। जी। अब उसमें उससे बेहतर ये है कि उस जगह पर जहाँ पर तसल्ली और इत्मीनान हो, यानी अपने आइज़ा क़रबा में, ताकि वहाँ ज़्यादा बेहतर अजर व सवाब मिल सके तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ अगर कोई सिस्टम है भी बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं तो यही कहूँगा आपके तवज्जो से वो पासमानदे जहाँ अमूमन पूरा साल गोश्त लोगों की पहुंच से बाहर होता है, वहाँ उसका एहतमाम। अच्छा, जाते जाते बस वन लाइनर हम आपसे जानना चाहेंगे कि गैर मुस्लिमों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना मायूब तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं, अलबत्ता अगर मन्नत का था, यानी कुर्बानी की मन्नत मानी हुई थी, तो उस मन्नत की कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम के लिए नहीं, वो सिर्फ़
मुसलमान फ़ुक़रा के लिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। फिदाउर रहमान हैदरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही मुफीद मशवरे उन्होंने इस्लामी जो हमारा दीन का के बताए हुए तरीक़ाकार हैं वो आपको बताए हैं ताकि आप उनके मुताबिक अपनी कुर्बानी की जो फजीलत है उसको हासिल कर सकें, उस अजर को, उस सवाब को हासिल कर सकें। तो जनाब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।